नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू उत्कर्ष साइंस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में। मौर्य साम्राज्य में हमें कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है, कैसे कैसे पढ़नी है, उन सब का हम आपको जिक्र करके बताएंगे कि हमें क्या क्या वीडियो में इसमें देखना है। तो उसकी मैं बता दूं कि मौर्य साम्राज्य को जब हम पढ़ेंगे तो इसमें 4 से 5 वीडियो बनेंगे। एक एक शासक के बारे में अलग अलग वीडियो में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद के वीडियो में मौर्य प्रशासन के बारे में, मौर्यकालीन सैन्य व्यवस्था के बारे में, इन सभी वीडियो पर हम चर्चा करेंगे। तो हमें आइए देखते हैं। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने घनानंद को पराजित करके सत्ता अपने हाथ में ली थी और नए वंश की स्थापना मौर्य वंश की थी। तो उसकी बात हमने पिछले वीडियो में बताया था। आज के इस वीडियो में बात करेंगे मौर्य साम्राज्य संस्थापक कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य। इस जो ये मैं मौर्य साम्राज्य बता रहा हूँ, इसमें मैं कौन कौन सी चीज़ें कैसे कैसे पढ़नी है, तो उनका जब हम जिक्र करेंगे तो हम देखेंगे कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम करेंगे स्रोत की बात करेंगे, स्रोत पढ़ेंगे कि आखिर मौर्य साम्राज्य के जो स्रोत हैं, कौन कौन से स्रोत हैं, किन किन जरिए हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है, स्रोतों की चर्चा करेंगे। फिर हम शासकों पर आएंगे। शासक का मतलब है कौन कौन से शासक हुए और जो महत्वपूर्ण शासक शुरुआत के 4 हैं उनका हम जिक्र करेंगे विस्तृत रूप से। शुरुआत के 3 ही हैं, खैर 3 ही शासकों के बारे में अच्छे से विस्तृत रूप से जानना है। तो 3 शासकों के बारे में हम जिक्र करेंगे। इसके बाद हम मौर्य प्रशासन के बारे में आएंगे। चूंकि आप जान रहे हैं जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, इसमें मौर्य प्रशासन के बारे में बहुत सारी जानकारियां दी हुई। तो अर्थशास्त्र के बारे में हम जानेंगे और उसमें कौन कौन सी चीज़ें दी गई हैं उनके बारे में, जैसे इंडिका के बारे में हम थोड़ी कुछ जानकारी इकट्ठा करेंगे और चीज़ें बताएंगे कि इंडिका में क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं, उसका हम जिक्र करेंगे। अर्थव्यवस्था का जिक्र करेंगे कि मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था कैसी थी, व्यवसाय वगैरह कौन कौन से थे, कैसे क्या चीज़ें थी, उनके बारे में जिक्र करेंगे। और हम न्याय व्यवस्था की बात करेंगे कि मौर्य काल में न्याय कैसा था। सामाजिक व्यवस्था की भी चर्चा करेंगे, क्या कि सामाजिक व्यवस्था कैसी थी उस समय की, उन सब के बारे में हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं, शुरुआत करते हैं स्रोत की। और स्रोत में हम जब शासकों का जिक्र करेंगे तो एक शासक चंद्रगुप्त मौर्य को मैं इसी वीडियो में बताऊंगा। तो आइए देखते हैं। स्रोत की बात करेंगे तो मैंने बताया था कि इतिहास में 2 तरीके के स्रोत हमें मिलते हैं, एक तो होता है लिखित और एक होता है अलिखित। तो उन्हीं में अंतर हम देखेंगे। तो ये तो जो मैं बात कर रहा हूं, ये जो है ये सब लिखित स्रोतों की बात हो रही है। तो लिखित में जब 2 तरीके के साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोत हैं, साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोत हैं। और भी जो हम इसमें डिवीजन करेंगे, हम तो देखेंगे भारतीय साहित्यकार, मतलब साहित्य, और विदेशी जो यात्री थे उनका विवरण वगैरह, उनके बारे में जानकारी मिलेगी। लेकिन चूंकि आइए हम एक ही चीजों में देखते हैं। साहित्यिक स्रोतों की बात करेंगे तो कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र, ये राजनीति विज्ञान की पुस्तक है, राजनीति के बारे में इसमें जानकारी दी गई। विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस के बारे में मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। और इस पर टीका लिखा है, टीका लिखा है घुंडीराज ने। तो घुंडीराज का टीका, अर्थात मुद्रा राक्षस पर टीका किसने लिखा है, घुंडीराज ने लिखा है। उसके बारे में भी हमें मौर्य प्रशासन के बारे में, मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारियां वगैरह मिलेंगी। बौद्ध साहित्य के बारे में हम देखेंगे, बौद्ध साहित्य, सिंहली अनुसूतियों के बारे में, और भी बहुत सारे बौद्ध साहित्य हैं, उनके बारे में हमें जानकारी मिलेगी, जो हम देखेंगे कि मौर्य साम्राज्य के बारे में कुछ चीजें वो बताएंगे। जैन ग्रंथ हेमचंद कृत परिशिष्ट पर्व है, या परिशिष्ट पर्वन बोलते हैं, और भद्रबाहु कृत कल्पसूत्र है। इनके बारे में हमें जानकारी वगैरह मिलेगी, जिनके कल्पसूत्र से हो गया या परिशिष्ट पर्वन से हो गया, ये इनसे जैन ग्रंथों से इनके बारे में जानकारी मिलेगी मौर्य साम्राज्य के बारे में। विदेशी स्रोतों की बात करेंगे तो विदेशी स्रोतों मैंने बताया मेगास्थनीज की इंडिका, स्ट्रैबो की जियोग्राफिकन है, स्ट्रैबो की पुस्तक है जियोग्राफिकन, जिसमें हमें जानकारी मिलेगी। और प्लूटार्क की पैरेलल लाइन, प्लूटार्क की पुस्तक का नाम है पैरेलल लाइन, जिसमें हमें जानकारी मिलेगी मौर्य साम्राज्य के बारे में। पुरातात्विक स्रोत की बात करेंगे तो पुरातात्विक स्रोतों में हम देखेंगे खुदाई से कुछ मिल जाए तो उस तरीके का यहाँ पर जब मिलेगा तो उसमें हम देखेंगे तो हमें देखने को मिलते हैं शिलालेखों की बात होगी। तो अशोक के जो अभिलेख हैं, शिलालेख हो या स्तंभ लेख हो या लघु शिलालेख, इस तरीके के जो भी चीज़ें हैं उनके बारे में हम देखेंगे। और शिलालेखों के बारे में, मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी में विस्तृत रूप से मिलेंगी। इसमें भी देखेंगे तो 2 शिलालेख हैं जो चंद्रगुप्त मौर्य के काल के हैं, जिनमें सहगौरा है गोरखपुर में स्थित यूपी में, और महास्थान है, महास्थान बांग्लादेश में है। तो इन दोनों के बारे में जानकारी मिलेगी। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, जूनागढ़ अभिलेख के बारे में जानकारी मिलेगी। जूनागढ़ अभिलेख ऐसा अभिलेख है जिसमें सिर्फ चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक का, दोनों लोगों का इसमें वर्णन एक साथ मिलेगा, मतलब दोनों लोगों का नाम एक साथ दिया गया, चंद्रगुप्त मौर्य का और अशोक का, दोनों का यहाँ पर मिलेगा। तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख भी काफी महत्वपूर्ण है, और यही एकमात्र ऐसा अभिलेख है जिसमें चंद्रगुप्त का नाम चंद्रगुप्त मिलता है। तो ये याद रखिएगा, जूनागढ़ अभिलेख है। तो ये हो गई बातें। अब आइए थोड़ा सा हम देखते हैं साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोत, दोनों स्रोतों की बात हमने कर ली है।
जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ इनको आप नोट कर लीजिए, परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में इनसे प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। अब चूंकि परीक्षाओं का जिस तरीके से स्तर बढ़ रहा है, आपको जरूरी यही कि थोड़ा सा डीप स्टडी करना शुरू कीजिए। तो चूंकि ये जो मैंने बता रहा हूँ ये सभी परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं का संकलन है, इसको आप नोट कर लेंगे तो लगभग चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। हर एक चैप्टर के बाद एक थोड़ा सा पेज, आधा पेज या एक पेज छोड़ दिया कीजिए, हो सकता है कोई नया फैक्ट आपको मिले तो उसके नीचे ही नोट कर लिया कीजिए, तो उससे आपको थोड़ा सा आसानी रहेगी। तो याद रखिएगा इसको। शासकों की बात करेंगे तो मौर्य शासक की जब हम बात करेंगे तो उसमें कई सारे शासकों का जिक्र मिलेगा, जिसमें से स्थापना जो करता है चंद्रगुप्त मौर्य है, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आएगा बिंदुसार है, बिंदुसार के बाद अशोक है, अशोक के बाद मिलेगा कुणाल। कुणाल के बारे में थोड़ा सा कह सकते हैं अलग अलग, जैसे जैन साहित्य कुछ और बता रहे हैं, बौद्ध साहित्य कुछ और बता रहे हैं, तो इसमें कह सकते हैं मतभेद भी है। तो कहते हैं कुणाल के साथ में देखेंगे तो ये कि इसके बाद में एक शासक बनता है, इस प्रति बनता है, इस प्रति का जिक्र मिलता है, इस प्रति है। अब कहते हैं इस प्रति है, अलग दूसरे साहित्यों के अनुसार कहा जाता है कि इस प्रति कुणाल का ही सहयोगी था, क्योंकि कहते हैं कुणाल अंधा था। जब कुणाल अंधा था तो उसका सहयोग करने के लिए इस प्रति था, कह सकते हैं कि उसका साथी था। अब इसके बाद में जिक्र मिलेगा दशरथ का, तो अब इसमें और भी कई जगह पे मिलेगा कि कहते हैं दशरथ जो था कुणाल के पहले था, कई जगहों मिलेगा कुणाल के बाद था, लेकिन याद रखिएगा मौर्य साम्राज्य का ही था दशरथ। दशरथ के बाद बृहद्रथ है, बृहद्रथ की हत्या हो जाएगी, जो करेगा शिशुनाग वंश की स्थापना करेगा पुष्यमित्र शुंग, तो याद रखिएगा उसके भी जिक्र हम करेंगे आगे। सॉरी, शुंग वंश की स्थापना होगी, कौन करेगा? पुष्यमित्र शुंग करेगा, तो याद रखिएगा बृहद्रथ हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। तो ये हो गई। अब हम बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य की। तो चंद्रगुप्त मौर्य की, ये मैंने बताया ना, इन सब शासकों का हमें विस्तृत रूप से जानकारी बताएंगे आपको, जिसमें से चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में सबसे पहले, उसके बाद हम बिंदुसार के बारे में, फिर अशोक के बारे में, सबके बारे में एक एक वीडियो बनेगा। 3 वीडियो इस पे बनेंगे और आगे के वीडियो एक और बनेगा, ये सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो आइए देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में क्या है खास, आइए देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य की बात करेंगे तो कहते हैं इसका ड्यूरेशन याद रखिएगा 322 से 298 BC है, याद रखिएगा। इसमें ब्राह्मण साहित्यों के अनुसार इसको शूद्र कहा गया है, जैन और बौद्ध ग्रंथ के अनुसार इसको क्षत्रिय कहा गया है, जैन और बौद्ध ग्रंथों में, और ग्रीक साहित्य में इसको निम्न कुल का कहा गया है। और कहा गया निम्न कुल का ही नहीं, निम्न परिस्थितियों में भी ये पैदा हुआ था, ऐसा जिक्र इसमें किया गया है ग्रीक साहित्य में। लेकिन विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस में, जो मुद्रा राक्षस है जिसकी रचना विशाख दत्त ने किया है, इसमें वृषल नाम का जिक्र मिलता है। तो वृषल का जो जिक्र मिलता है वो कहा गया वृषल का मतलब है निम्न कुल का, तो विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस में भी निम्न कुल का बताया गया है और ग्रीक साहित्यों में भी निम्न कुल का इसको कहा गया है। और जैन और बौद्ध ग्रंथ क्षत्रिय कहते हैं, ब्राह्मण साहित्य में इसको शूद्र कहा गया है। तो याद रखिएगा, इतनी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। अब आइए देखते हैं, चूंकि चंद्रगुप्त मौर्य का नाम जो है वो चंद्रगुप्त जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है, और विलियम जोन्स ने 1793 में, विलियम जोन्स ने सबसे पहले 1793 में सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की है। तो ये सेंड्रोकोटस है, तो सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य की किसने किया? विलियम जोन्स ने किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में बहुत पूछा जाएगा। और चंद्रगुप्त मौर्य कब किया? 1793 में। चूंकि मैंने बताया है कि चंद्रगुप्त शब्द का अभिलेखीय साक्ष्य जो है वो एकमात्र जूनागढ़ अभिलेख है, तो पूछ लिया जाए चंद्रगुप्त शब्द जहां पे मिलता है उसका अभिलेखीय साक्ष्य कौन सा है, तो वो है जूनागढ़ अभिलेख। ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में से प्रश्न मिलेगा ही मिलेगा। अब इसमें देखेंगे, चूंकि मैंने बताया है कि इसमें अलग अलग जो इतिहासकार उनके अलग अलग मत हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो प्लूटार्क और जस्टिन, 2 का जिक्र इसमें मिलता है और वो इंपॉर्टेंट भी है। प्लूटार्क कहते हैं चूंकि इसने क्या किया था, नंद वंश को समाप्त करके इसने सत्ता हथियाई थी, तो इसमें कहते हैं कि प्लूटार्क का कथन है कि चंद्रगुप्त ने 6 लाख सेना लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला। ऐसा जिक्र किसने किया? प्लूटार्क ने किया है। और जस्टिन कहते हैं, जस्टिन का भी लगभग इसी तरीके का मत है। उनका कहना है कि चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं का गिरोह कहा है। तो चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं का गिरोह किसने कहा है? तो जस्टिन ने कहा है। जस्टिन ने क्या कहा है कि चंद्रगुप्त की सेना डाकुओं का गिरोह है। याद रखिएगा, किसने कहा है? जस्टिन ने कहा। और इसमें मिलेगा कि प्लूटार्क ने क्या किया है कि प्लूटार्क ने इसको एंड्रोकोटस कहा है और जस्टिन ने सेंड्रोकोटस कहा है। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाए कि एंड्रोकोटस किसने कहा है चंद्रगुप्त मौर्य को, तो एंड्रोकोटस कहा है प्लूटार्क ने, और जस्टिन ने क्या कहा है? सेंड्रोकोटस कहा है।
और ये तो कई बात है। अब हम आएंगे विजयों की बात करेंगे। चूंकि इसका साम्राज्य देखेंगे तो इधर हिंदुकुश पर्वत से लेकर के बंगाल, सौराष्ट्र और दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक के क्षेत्र तक इसका साम्राज्य विस्तृत था और काफी बड़ा साम्राज्य था। मैप के जरिए आप समझ सकते हैं, ये वाला क्षेत्र जो दिख रहा है ये पूरा क्या है, ये चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य था। सौराष्ट्र वगैरह का क्षेत्र हो, इधर हिंदुकुश पर्वत के आसपास का क्षेत्र हो, ये सब किसके साम्राज्य में थे, ये सभी चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में थे। इधर बंगाल का क्षेत्र, इधर कलिंग के आसपास का क्षेत्र, तो कलिंग खैर थोड़ा सा छोड़ दीजिएगा, कलिंग का क्षेत्र ज्यादा नहीं था, इसको अब इस तरह बनाइए, क्योंकि आगे कलिंग की विजय तो कौन करेगा, कलिंग की विजय करेगा कौन, अशोक करेगा। तो ये हो गई बात है। अब हम विजय की बात करेंगे कि आखिर इसने कौन कौन सी विजय प्राप्त की। तो मैंने बताया कि सौराष्ट्र की विजय और कर्नाटक के क्षेत्र की विजय, इधर बंगाल के पास के क्षेत्र की विजय इसने की थी। लेकिन इसमें सब विजयों में देखेंगे तो इसका सबसे पहले संघर्ष जो है वो सेल्यूकस निकेटर से होता है। सेल्यूकस निकेटर से जब इसका संघर्ष होता है, सेल्यूकस निकेटर किससे संबंधित है, सेल्यूकस निकेटर आप देखेंगे तो यूनान से संबंधित है। चूंकि आप देखेंगे कि इससे पहले जब मैंने बताया था विदेशी आक्रांताओं का जब भारत पर आक्रमण हुआ था, तो विदेशी आक्रांताओं में हमने यूनानियों का जिक्र किया था, जिसमें बात आई थी सिकंदर की। चूंकि सिकंदर ने ये, चाहे वो आप देखिए कांधार का क्षेत्र हो, चाहे वो हेरात का क्षेत्र हो, चाहे वो इधर पूरा ये वाला क्षेत्र अफगानिस्तान और ईरान के पास का क्षेत्र जो था वो पूरी तरीके से किसने विजित कर लिया था, वो विजित कर लिया था सिकंदर ने। लेकिन सिकंदर के आगे के शासकों में जब हम देखेंगे तो जिक्र मिलेगा सेल्यूकस निकेटर का। तो सेल्यूकस निकेटर जो था वो भी, चूंकि जब यहाँ पर जब आक्रमण करता है सिकंदर, तो यहाँ पर भारत में नंद वंश का शासन चल रहा होता है। अब चूंकि नंद वंश हट चुका है, शासन आ गया चंद्रगुप्त मौर्य का, मौर्य वंश की स्थापना हो गई है, उसी के पैरेलल में यहाँ पर है सेल्यूकस निकेटर। तो सेल्यूकस निकेटर भी सोच रहा है कि जिस तरीके से सिकंदर अपना साम्राज्य विस्तार कर रहा था, हम भी कुछ साम्राज्य विस्तार करें और थोड़ा सा आगे बढ़े, तो इस तरफ ही अटैक करते हैं। लेकिन चूंकि ये क्षेत्र अब किसके अधीन आ चुका है, ये क्षेत्र आ चुका है चंद्रगुप्त मौर्य के। तो चंद्रगुप्त मौर्य से टक्कर होगी, तो चंद्रगुप्त मौर्य की टक्कर होती है तो इसमें निकेटर की हार होती है। जब सेल्यूकस निकेटर वर्सेज चंद्रगुप्त मौर्य जब युद्ध होगा, तो युद्ध में निकेटर की हार होगी और उसमें एक संधि हो जाएगी। अब उस संधि में क्या क्या था, ये जो महत्वपूर्ण चीजें उनको देखते हैं। चंद्रगुप्त को कांधार, काबुल, हेरात और मरकान तट, ये सारे क्षेत्र जो हैं वो सभी किसको, चंद्रगुप्त को मिलते हैं। और कौन देता है, सेल्यूकस निकेटर को देता है। क्योंकि मैंने बताया था कांधार की जो स्थापना हुई, इससे पहले कांधार नगर की जो स्थापना किया था वो किसने किया था, सिकंदर ने किया था। काबुल है, हेरात है और मरकान है, ये सभी क्षेत्र जो है वो चंद्रगुप्त मिल गए। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया था। तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है हेलेना। हेलेना का विवाह किससे किया, चंद्रगुप्त मौर्य से किया। हेलेना शब्द का जिक्र आया है तो आपको दो चीजें बता देते हैं हेलेना से रिलेटेड। एक है सेंट हेलेना। सेंट हेलेना जो है एक ज्वालामुखी जो कहां पर है, वो पड़ेगा यूएसए में। और दूसरा एक सेंट हेलेना द्वीप है, जिसमें आप देखेंगे तो नेपोलियन को वहीं पर बंदी बनाकर रखा गया था, अटलांटिक के मध्य में स्थित है। तीसरा फैक्ट बता दे, हेलेना जो है वो मोन्टाना प्रांत है यूएसए का, उसकी राजधानी भी हेलेना ही है। तो ये सब पॉइंट है हेलेना से। खैर आपको जानना है इससे क्या है, सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त से कर दिया था। और हम बात करेंगे, चंद्रगुप्त ने 500 हाथी सेल्यूकस को दान दिए थे, लड़ाकू हाथी थे जो दान दिए थे किसको, सेल्यूकस को दान दे दिए थे। और सेल्यूकस ने भी अपना एक कह सकते हैं दूत था मेगास्थनीज को, वो चंद्रगुप्त के दरबार में भेज दिया था। तो चंद्रगुप्त के दरबार में कौन आया था, तो चंद्रगुप्त के दरबार में मेगास्थनीज आया था। आगे चल करके इसकी एक पुस्तक आएगी इंडिका, हम आने वाले वीडियो में जब प्रशासन का जिक्र करेंगे तो इंडिका में कौन कौन सी बातें बताई गई उनका हम आगे जिक्र करेंगे। लेकिन चूंकि बात करेंगे इसमें कौन कौन सी शासन की जानकारी जो चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड है उसका हम जिक्र करेंगे तो देखेंगे। तो ये जब आता है तो कहता है कि इस काल में देखेंगे तो कहते हैं कि जो भारत के लोग थे वो डायोनिसस और हेराक्लीज की पूजा करते थे। तो डायोनिसस की पहचान शिव से और हेराक्लीज की पहचान विष्णु से की गई है। तो याद रखिएगा कि डायोनिसस कौन थे, शिव थे, और हेराक्लीज कौन थे, वो विष्णु थे। और बताया कि इस काल में बहुविवाह का प्रचलन था, बहुविवाह का प्रचलन था। पाटलिपुत्र को अर्थात पटना को पालीबुर्था कहा है। अकाल का उल्लेख नहीं किया है, क्योंकि मैंने बताया था कि जब चंद्रगुप्त मौर्य के काल में करीब 12 वर्षों का जबरदस्त अकाल पड़ता है, चंद्रगुप्त मौर्य उस अकाल को दूर करने के लिए कई सारे प्रयास भी करता है, लेकिन अंत में जब असफल हो जाता है तो श्रवणबेलगोला चला जाता है और संलेखना विधि से अपने प्राण त्याग देता है। लेकिन मेगास्थनीज की इंडिका पुस्तक में मेगास्थनीज से अकाल का कोई जिक्र नहीं किया है। भारत में कुल 56 नदियों का जिक्र किया, इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें से एक नदी का जिक्र इसमें मिलता है सिलौस का, और इसने बताया कि सिलौस एक ऐसी नदी थी जिसमें कुछ तैर नहीं सकता था। इन सब का जिक्र इसने किया है। अभी आएंगे इसमें जातियों का, 7 जातियों का जिक्र मिलेगा, लेकिन वो प्रशासन में और सामाजिक व्यवस्था में हम जिक्र करेंगे। तो ये थी बातें। अब चूंकि ये मौर्य प्रशासन का जो मैंने बताया चंद्रगुप्त मौर्य का ये मैप है, इसको जरूर बनाइए। इसका जो उत्तरी सीमा उत्तरी कर्नाटक है, यहीं पर पड़ेगा श्रवणबेलगोला।
श्रवण बेलगोला। तो श्रवण बेलगोला में चूंकि मैंने बताया कि अभी जो चंद्रगुप्त मौर्य था इसने क्या किया था, अकाल से अपनी जनता को कह सकते हैं नहीं दूर कर पाया, अकाल नहीं खत्म कर पाया, तो ये आगे चला जाता है दक्षिण में, श्रवण बेलगोला चला जाता है, भद्रबाहु वगैरह इसको क्या कहते हैं, जैन की दीक्षा वगैरह ये सब दिए होते हैं। और संलेखना विधि से क्या करता है, संलेखना विधि क्या होती है, संथारा प्रथा कहें तो इसमें क्या होता है कि लोग अपने पानी को खाने को पूरे तरीके से त्याग दे देते हैं और उससे क्या होती है आगे चल करके उनकी मृत्यु वगैरह हो जाती है। तो संलेखना विधि से इसने अपने प्राण त्याग दिए थे। कहाँ पर, श्रवण बेलगोला में। तो ये थी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे तो हम बात करेंगे बिंदुसार के बारे में। जो महत्वपूर्ण जानकारी बिंदुसार की होगी उसका हम जिक्र करेंगे और बिंदुसार के बारे में जो साम्राज्य होगा उसका मैप वगैरह बनाएंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू उत्कर्ष साइंस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले बिंदुसार के बारे में। इससे पहले के वीडियो में मैंने बात किया था चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में और मैंने बताया था कि स्रोत क्या है जैसे हम मौर्य शासनकाल को या मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी जुटा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं बिंदुसार के बारे में। बिंदुसार के बारे में देखेंगे कौन कौन सी घटनाएं हुई हैं और कौन कौन सी उपाधियां बिंदुसार की। तो मुख्य रूप से बिंदुसार संबंधित प्रश्न आते हैं कि बिंदुसार के काल में कौन सा मतलब कि विदेशी यात्री आया था, पहली बात तो ये हो गई। दूसरा आता है कि कौन कौन से उसकी उपाधियां थी या किस किस नाम से उसको जानते हैं, इन सब के बारे में परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसी को लेकर के आए हैं। तो आइए देखते हैं, बात करेंगे बिंदुसार की। तो बिंदुसार के पिता का नाम चंद्रगुप्त मौर्य था और माता का नाम दुर्धरा था। अब इसमें आइए हम आपको एक छोटी सी कहानी भी बता देते हैं इससे रिलेटेड कि आखिर बिंदुसार का नाम बिंदुसार क्यों पड़ा। तो ये देखते हैं, बिंदुसार में बिंदु आ रहा है, तो आइए देखते हैं बिंदुसार का नाम बिंदु क्यों पड़ा। तो दरअसल कहते हैं कि बिंदुसार की, मैंने इसे बताया था कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसकी जो विवाह हुआ था हेलेना के साथ में हुआ था। तो जो हेलेना थी वो दुर्धरा से काफ़ी ज़्यादा नफरत करती थी, ऐसा कुछ बताते हैं। तो दुर्धरा को उसने विष कन्या के जरिए उसको क्या किया, विष दे दिया। किसको, दुर्धरा को विष दे दिया। तो जब दुर्धरा को उसने विष दे दिया तो दुर्धरा जब विष हो जाएगी तो इनकी मृत्यु होने वाली थी। तो इन्हीं में नाम आएगा चाणक्य का। चाणक्य क्या करते हैं, चाणक्य की सहायता से आगे क्या करते हैं कि इनकी तो मृत्यु हो जाती है, लेकिन सजेरियन विधि से इनकी जो क्योंकि उस टाइम एक गर्भवती थी और आगे चल करके बिंदुसार का जन्म हो जाता है, लेकिन इनकी मृत्यु दुर्धरा की हो जाती है। तो इसमें बात ऐसी कही गई। अब जब उनकी मृत्यु तो हो गई, लेकिन चूंकि जब ये जन्म हुआ तो कहते हैं इसके शरीर पर भी, इसके माथे के पास में ऐसा बताते हैं कि एक विष का निशान था, बिंदु था एक, तो इसलिए इसका नाम बिंदुसार रख दिया गया। कहानी है, बहुत ज़्यादा जानने की जरूरत है नहीं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इस वजह से इसका नाम बिंदुसार पड़ा था। लेकिन बिंदुसार के अन्य नाम भी हम देखेंगे तो इसमें से आता है, एक नाम है अमित्रोचेट्स या अमित्रघात। संस्कृत में अमित्रघात का ही कह सकते हैं रूप है जिसको हम अमित्रोचेट्स कहते हैं। यूनानी ग्रंथों में ऐसा, जब यूनानी इतिहासकार इस बात का जिक्र करते हैं तो अमित्रोचेट्स बोलते हैं, जिसका मतलब होता है अमित्र, अमित्रघात अर्थात शत्रुओं का नाश करने वाला अमित्रघात कहलाता है। बिंदुपाल चीनी ग्रंथों में कहा गया है, भद्रसार वायु पुराण में कहा गया है, सिंहसेन जैन ग्रंथों में कहा गया है। तो ये सब बातें कही गई हैं, याद रखिएगा कि आखिर इसमें से अमित्रोघात या अमित्रोचेट्स काफी इंपॉर्टेंट है और ये सिंहसेन इंपॉर्टेंट है। ये दो काफी इंपॉर्टेंट, बाकी आप चाहें तो याद रख सकते हैं। सिंहसेन किसकी उपाधि है, बिंदुसार की उपाधि है, क्योंकि इसमें बिंदु आ रहा है तो आप बिंदुसार बिंदुपाल मार देंगे, आपको पता चल जाएगा। भद्रसार वायु पुराण के अनुसार इसकी उपाधि है और इसकी माता का नाम दुर्धरा है। इतिहासकारों भी इसको मतभेद है, कहते हैं इसकी माता का नाम हेलेना ही था। तो अलग अलग मत है, लेकिन मुख्य रूप से आप दुर्धरा का नाम याद रखिएगा। अब इसके काल में जब हम देखेंगे तो विद्रोह देखने को मिलता है, तक्षशिला का विद्रोह। तो कहते हैं कि जो ये इसका शासन काल था, इसने चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा बनाए गए शासन को अछूत बनाए रखा, मतलब उसको खत्म नहीं होने दिया। जितनी उसकी सत्ता थी उसको थोड़ा सा बढ़ाया है, लेकिन उसको खत्म नहीं होने दिया। आगे आके देखेंगे मौर्य के शासन में देखेंगे तो धीरे धीरे शासन का जब पतन होने लगेगा मौर्य साम्राज्य का, तो बिल्कुल छोटे में आकर के सिमट जाएगा मौर्य साम्राज्य। लेकिन जिसके साल में, इसके काल में 2 विद्रोह हुए, तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुआ। तो दरअसल जब मैप में देखेंगे तो यहाँ पे नीचे उज्जैन पड़ेगा और ऊपर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर तक्षशिला पड़ेगा। तक्षशिला ऊपर की तरफ देखेंगे ये वाला हिस्सा तक्षशिला के आसपास का क्षेत्र तो तक्षशिला था। अब तक्षशिला में हुआ विद्रोह। कहते थे कि जो मौर्य साम्राज्य था, मौर्य लोग तो क्या करते थे कि जो सीमावर्ती राज्य थे वहां पर बहुत ही दयनीय स्थिति रहती थी और कह सकते थे बहुत, मतलब इनका जो शासन प्रशासन था उनको लेकर के ठीक नहीं था और दमनकारी नीति का प्रयोग करते थे यहाँ पर शासन चलाने के लिए। तो इस वजह से विद्रोह हुए। तो जब पहला विद्रोह, यहाँ का जो गवर्नर था वो था सुसीम, इसके 2 पुत्र थे, एक अशोक एक सुसीम। तो पहले जब विद्रोह हुआ तो यहाँ तक्षशिला का गवर्नर था, कौन था, सुसीम था, और उज्जैनी का अशोक था।
तो अब सुसीम जो थे यहाँ पे तक्षशिला के, वो विद्रोह को दबा नहीं पाए, तो बिंदुसार क्या करता है, अशोक को भेजता है तक्षशिला कि आप जाइए विद्रोह को दबाइए। तो अशोक ने क्या किया, कूटनीतिक तरीके से विद्रोह को दबाया और वहां की जनता को मनाया। लेकिन आगे चल करके फिर विद्रोह हुआ, तो दूसरे विद्रोह को सुसीम ही दबा देता है। तो पहले विद्रोह को अशोक दबाता है, दूसरे को सुसीम। अब ये उज्जैनी और ऊपर की तरफ तक्षशिला, याद रखिएगा, सीमावर्ती राज्यों में से एक थे। आइए देखते हैं। और हम बात करेंगे तो इसके काल में एंटियोकस प्रथम है, सीरियाई शासक है एंटियोकस। इसने क्या किया था, डाइमेकस नाम का दूत बिंदुसार के दरबार में भेजा था। तो डाइमेकस नाम का दूत किसके दरबार में आया था, परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो कौन किसके दरबार में आया था, तो आया था वो बिंदुसार के दरबार में, और यह है एंटियोकस प्रथम का दूत है। अब आगे चल करके इनके बीच में कुछ संधि वगैरह भी होती है। तो संधि के तहत तीन लोग बात करते हैं कि हमें कुछ 3 वस्तुओं की मांग करते हैं। बिंदुसार डाइमेकस से 3 वस्तुओं की मांग करते हैं। वो कौन कौन सी वस्तुएं थी, परीक्षा में प्रश्न आता है। इसमें थे मीठी मदिरा अर्थात अंगूर की शराब इनको चाहिए थी, सूखी अंजीर और एक दार्शनिक चाहिए था। अब बिंदुसार ने 3 वस्तुओं की मांग की, तो 2 वस्तुओं का तो इसने पूरा कर दिया, मीठी मदिरा मंगवा दी और सूखी अंजीर भेज दी। लेकिन दार्शनिक देने से मना कर दिया, बोला कि दार्शनिक का क्रय विक्रय नहीं किया जा सकता, क्रय विक्रय की चीज दार्शनिक है नहीं, तो ऐसा बता दिया जाता है। दार्शनिक की मांग को ठुकरा देता है। तो ये बातें हैं। तो एंटियोकस प्रथम सीरियाई शासक है, तो याद रखिएगा। तो मीठी मदिरा अंगूर की शराब मंगा रहे थे, क्योंकि सीरिया भी आप जान रहे हैं किसके, भूमध्य सागर के तट पर स्थित है। भूमध्य सागरीय जलवायु रही होगी, अंगूर वगैरह खूब होता होगा, अंगूर की वजह से बोले मदिरा वगैरह बनाते होंगे, तो बोले होंगे आपकी तरफ बहुत हो रहा है, हमें भी दे दीजिए, तो इस वजह से मांगा होगा। लेकिन अब ये 2 चीजें दे दी, दार्शनिक नहीं दिया। अब प्रांतीय विभाजन एवं प्रशासन की बात करेंगे कि आखिर प्रांतीय प्रशासन एवं विभाजन इसके काल में कैसा था। तो इसका काल में भी देखें तो प्रांत जो इसका संपूर्ण जो साम्राज्य था वो छोटे छोटे प्रांतों में विभाजित था प्रांत में। और प्रांत का जो प्रमुख कहलाता था वो कहलाता था कुमार कहलाता था। प्रांतपति या जो प्रांतों का प्रमुख कुमार कहलाता था। और मंत्री परिषद का प्रधान, मंत्री में कहते हैं इसके 500 मंत्रियों की संख्या थी। जिसकी मंत्री परिषद थी उसकी 500 लोगों को मिला करके बनी थी, जिनका प्रधान खट्टालक बोला जाता था। क्या बोला था, खट्टालक। इसमें भी आप देखेंगे तो एक महामंत्री का पद है जो चाणक्य के पास था, क्योंकि इससे पहले भी चंद्रगुप्त मौर्य के काल में जो देखेंगे तो प्रधानमंत्री या महामंत्री का जो पद था वो चाणक्य के पास में हुआ करता था। लेकिन चाणक्य की सुबंधु से के साथ मतभेद हो जाता है। सुबंधु मंत्री भी है बिंदुसार के काल का, जिनसे मतभेद होगा तो ये चाणक्य चले जाते हैं जंगल वंगल में, मंत्री का पद त्याग देते हैं, जंगल चले जाते हैं। लेकिन जब आप दोबारा आगे चल करके सुलह समझौता होता है तो सुबंधु को क्या करते हैं, माफ कर देते हैं। बाद में चाणक्य के बाद में एक जो महामंत्री का पद है वो राधागुप्त संभालते हैं। तो याद रखिएगा, चाणक्य के बाद में कौन संभालता है, राधागुप्त संभालते हैं। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बताया गया कि ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। ब्राह्मण धर्म का अनुयायी बौद्ध ग्रंथ के अनुसार, थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए, बौद्ध ग्रंथ के अनुसार, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बताया गया कि ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था और आगे चल करके आजीवक धर्म का अनुयायी हो गया। आजीवक वही मक्खल पुत्र गोसाल वाले हैं, तो याद रखिए आजीवक संप्रदाय, तो मक्खल गोसाल वाले, तो याद रखिएगा मक्खल गोसाल का आजीवक संप्रदाय, तो आगे चल करके आजीवक संप्रदाय का ही ये अनुयायी बन जाता है। अब इसमें और एक बात की जाती है कि इनके दरबार में एक आजीवक संप्रदाय के एक ज्योतिषी रहते थे। ज्योतिषी का नाम था पिंगलवत्स। पिंगलवत्स नाम के एक ज्योतिषी रहते थे। वो उन्होंने एक पहले भविष्यवाणी कर दी थी कि अशोक आगे चल करके क्या बनेगा, अशोक आगे चल करके सम्राट बनेगा। इन्होंने भविष्यवाणी की थी। भविष्यवाणी वगैरह क्या किए होंगे, जब उसका पुत्र ही है, जब इतना अच्छा प्रदर्शन करा तो वो नहीं बनेगा तो और कौन बनेगा। तो ये ऐसे उन्होंने भविष्यवाणी की थी, लेकिन वो स्वाभाविक सी बात थी अशोक ही बनता। अशोक क्या बनेगा, आगे वो बनेगा, इन्होंने भविष्यवाणी की थी। एक बात और याद रखिएगा, आर्य मंजूषी मूल कल्प जो बौद्ध ग्रंथ है, जिनके अनुसार बताया गया बिंदुसार को कहा गया है, इसमें दृष्ट बोला गया। दृष्ट मतलब साहसी, प्रगल्भ मतलब वाक निपुणता, मतलब बोलचाल की भाषा में बहुत जबरदस्त वाक निपुणता है, बोलने की लहजा उसको पता है, वाक निपुण है। प्रियवादी है, बहुत अच्छा मधुर बोलता है, प्रियवादी भी कहा गया है। तो याद रखिएगा साहसी, वाक निपुण और मधुभाषी कहा गया है। याद रखिएगा किसको बोला गया है, ये बिंदुसार को बोला गया है। किसमें, आर्य मंजूषी मूल कल्प में बोला गया है। तो ये रहा इसका साम्राज्य का विस्तार, जिसमें देखिएगा कलिंग नहीं है अभी भी। ये जो उड़ीसा के पास का क्षेत्र, इसको छोड़ करके बाकी का क्षेत्र आगे जब बताएंगे तो कलिंग की विजय कौन करेगा, वो अशोक करेगा। तो ये चीजें इसको याद रखिए। ये जो मैप मैंने बना रखा है, ये यहाँ इधर देखिए तो हिंदुकुश से लेकर के पूरा ईरान तक का क्षेत्र जो है इसके क्षेत्र में आ जाता है, और यहाँ तक पूरा क्षेत्र इसका विस्तृत हो जाता है। तो इसको याद रखिएगा।
तो ये छोटा वीडियो है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो बिंदुसार के बारे में। इसमें आप इन बातों का जरूर याद रखिएगा जो मैंने बताया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अमित्रघात कई बार परीक्षा में पूछा गया, अमित्रघात है, सिंहसेन याद रखिएगा, और सिंहसेन, और ये तीन क्या क्या मांग किया था, ये मीठी मधुरा सूखी अंजीर एक दार्शनिक, ये चीज़ें याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है बस। और मुझे कुछ लगता नहीं कि ये कौन आया था, डायमेकस आया था, ये इंपॉर्टेंट है डायमेकस। अभी आगे चल करके अशोक के काल में देखेंगे डायोनिसस आएगा, तो ये डायमेकस आया था, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एंटियोकस प्रथम सीरिया का शासक था, इसके कह सकते हैं कि इसके समकालीन था। तो ये बातें याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, परीक्षा में इससे प्रश्न आपको मिलेंगे जरूर। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे, तब अशोक की बात करेंगे, वो काफ़ी बड़ा वीडियो होने वाला है अशोक के बारे में, क्योंकि आपको मौर्य वंश में अशोक के बारे में काफ़ी विस्तृत चीज़ें आपको जाननी है। तो अशोक का जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो काफ़ी बड़ा होने वाला है और काफ़ी डीप में रहेगा, आपको चीज़ें उससे सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको उसमें बता देंगे। फिर हम मौर्य प्रशासन के बारे में आएंगे, तो ये कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी मौर्य खत्म हो, उसके बाद गुप्त आएंगे, और बहुत ज़्यादा लंबा समय बचा नहीं है, जल्द से जल्द हम एशियन हिस्ट्री को खत्म करेंगे। बहुत समय ज़्यादा नहीं लेंगे, जल्द से जल्द एशियन हिस्ट्री खत्म करने की कोशिश करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू उत्कर्ष साइंस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अशोक के बारे में, सम्राट अशोक के बारे में बात करेंगे। सम्राट अशोक के हम 2 वीडियो लेकर के आएंगे। इसके बाद जो दूसरा वीडियो होगा अशोक के ऊपर, उसमें हम बात करेंगे अशोक के शिलालेखों के बारे में, लघु शिलालेख हो, स्तंभ लेख हो या गुहा लेख हो, सबके बारे में हम आपको जिक्र करके बताएंगे क्या क्या चीज़ें। चूँकि अशोक का जो टॉपिक है, ये जो टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं प्राचीन इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिकों में से एक, और काफ़ी बड़ा भी है। इसको समझने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा पन्ने भी पलटने पड़ेंगे। तो कहने का मतलब ये कि आपको हम सभी जो महत्वपूर्ण चीज़ें उनको लेकर के आए। इसका जो दूसरा वीडियो होगा, दोनों को जब साथ मिला करके आप पढ़ेंगे या उनके नोट्स बनाएंगे, तो आपको उसको आगे चल करके काफ़ी फायदा मिलेगा। तो आइए देखते हैं अशोक की जो पिता का नाम बिंदुसार है और माता का नाम सुभद्रांगी है। तो सुभद्रांगी माता का नाम है, जिनके अन्य नाम जब देखेंगे माता का नाम तो धम्मा या जनपद कल्याणी के नाम से भी मिलता है। अशोक का जो नाम है अशोक, वो कुछ शिलालेखों में मिलता भी, उनकी हम चर्चा करेंगे, लेकिन जो मुख्य रूप से जो नाम मिलता है वो मिलता है देवानाम प्रियदर्शी। देवानाम प्रियदर्शी जो है अशोक का मुख्य रूप से नाम मिलता है। लेकिन जो अशोक नाम है वो 4 शिलालेखों में मिलता है। 4 शिलालेख में कौन कौन से हैं, तो उसमें मास्की है, गुर्जरा है, निट्ठूर है, उदय गोलन है, इसमें अशोक नाम मिलता है। परीक्षा की दृष्टि से चारों इंपॉर्टेंट है, मास्की, गुर्जरा, निट्ठूर, उदय गोलन, तो उदय गोलन में मिलता है, याद रखिएगा इसको। अब कहते हैं कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके ये सत्ता अपने हाथ में ली थी, या कहें कि सिंहासनारूढ़ हुआ था। तो वैसे कुल अशोक जो थे कुल मिलाकर के 101 भाई बताए जाते हैं। इसमें से इसने एक को नहीं मारा था, बाकी 99 को मार दिया था। तो 99 को एक तो अशोक खुद ही था, तो मतलब 101 भाई थे टोटल, जिसमें से इसने कितनों को मार दिया, 99 को मार दिया, एक को नहीं मारा। एक को जो नहीं मारा था उसका नाम जो मिलता है उसका नाम है तिस्य। तिस्य को छोड़कर इसने 99 भाइयों की हत्या कर दी थी। इसकी जानकारी हमें सिंघली अनुसूची से मिलती है, लेकिन अलग अलग जगहों पे अलग अलग कहानियां। कई जगह कहते हैं 6 भाई थे। वैसे सुसीम का नाम जगहों पर मिलता है। कहते हैं कि जब बिंदुसार चाहता था कि उसका जो पुत्र सुसीम है वो शासक बने, लेकिन जो कह सकते हैं उसकी जो मंत्री परिषद थी वो चाहती थी अशोक बने। अंत में युद्ध हुआ, सुसीम मारा गया, अशोक शासक बन जाता है। तो ये बातें इसमें कही जाती हैं। तो आइए देखते हैं मास्की अभिलेख, जो मैंने अभी बात की, मास्की, गुर्जरा, निट्ठूर, उदगोलन, इनमें से मास्की अभिलेख है। इसमें जो अशोक को बताया गया है वो बताया गया बुद्ध शाक्य कहा गया है, बुद्ध शाक्य अशोक को कहा गया है, याद रखिएगा। कहते हैं, बताया था मैंने, शासक बनने से पूर्व यह उज्जैनी का गवर्नर था। उज्जैनी मतलब उज्जैन का गवर्नर था। 2 भाइयों का जिक्र मैंने किया था इससे पहले वीडियो में, जब तक्षशिला में विद्रोह होता है तो तक्षशिला का जो शासक है या गवर्नर जो हम बात कर रहे हैं वो था सुसीम, और उज्जैनी का था ये अशोक। तो ये पहले विद्रोह को दबाने के लिए अशोक तक्षशिला जाता है, दूसरे को सुसीम ही दबा देता है। तो ये उस समय कहा था उज्जैनी का गवर्नर था। 273 बीसी में ये सिंहासनारूढ़ हुआ। ध्यान दीजिएगा, 273 बीसी में ये सिंहासनारूढ़ हुआ। लेकिन सिंहासनारूढ़ होने के बाद में इसने तुरंत अपना राज्याभिषेक नहीं कराया। कहते हैं कि जब सिंहासनारूढ़ होने के बाद में इसने क्या किया कि 4 वर्ष तक पूरी अच्छे तरीके से सबको, अपने जितने शत्रु थे उनको खत्म किया, और शासन व्यवस्था को सुदृढ़ तरीके से अपने हाथ में जब ये ले लेता है तब ये अपना राज्याभिषेक करवाता है। तो 273 में से 4 घटाइए तो आ जाएगा 269। तो 4 वर्ष बाद 269 बीसी में इसने अपना राज्याभिषेक करवाया। चूंकि बीसी में चल रहे हैं इसलिए उल्टा चलेगा, याद रखेगा। 269 बीसी में अपना राज्याभिषेक करवाता है।
और आगे चल करके कहते हैं, जब चूंकि मैंने इससे पहले वीडियो में बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य का हो चाहे बिंदुसार का जो शासन क्षेत्र है उसमें कलिंग नहीं आता है। कलिंग की विजय जो है वो अशोक करता है, और ये राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में अर्थात 261 बीसी में, 269 में इसने क्या किया, सिंहासनारूढ़ हुआ, और 273 में सिंहासनारूढ़, राज्याभिषेक 269 में, और राज्याभिषेक के 8वें वर्ष अर्थात 261 बीसी में इसने कलिंग विजय की। 13वें शिलालेख में इसका जिक्र हमें देखने को मिलेगा। तो वैसे इसके बारे में जो कलिंग नरेश खारवेल है उसके हाथी गुम्फा अभिषेक के 8वें वर्ष 261 बीसी में कलिंग विजय की, और इसकी जानकारी हमें 13वें शिलालेख में भी मिलती है। और बाकी बात करेंगे तो इसके बारे में जानकारी हमें देखने को मिलती है कहाँ से, इसके बारे में जानकारी हमें मिलेगी जो कलिंग नरेश खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है उससे भी हमें जानकारी थोड़ी बहुत मिल जाएगी। तो कहते हैं उसमें कलिंग का राजा नंदराज था जिसकी राजधानी क्या थी, तोसली थी। कहते हैं यहाँ पर जबरदस्त नरसंहार होता है, 1 लाख के आसपास लोग मारे जाते हैं और 1.5 लाख के आसपास बंदी वगैरह बनाए जाते हैं। तो कहते हैं कि इस पे जब कलिंग की विजय के पश्चात अशोक को पश्चाताप होता है, काफ़ी पश्चाताप हुआ, और उसने क्या किया कि जो कह सकते हैं जो बिंबिसार ने जो अंग पर कब्जा करने के बाद में जो कह सकते हैं कि जो मगध का विस्तार किया था वो आकर के कहाँ पर रुक जाता है, वो कलिंग विजय पर आकर के यहीं पर स्टॉप लग जाता है उस पर, क्योंकि आगे इसमें विजय वगैरह नहीं होगी। तो यहीं से फिर मगध का क्या होगा, अपकर्ष कह सकते हैं। अशोक के काल के बाद में जो शासक आएंगे वो कह सकते हैं जो अशोक के द्वारा बनाए गए साम्राज्य को उस तरीके से नहीं बना पाएंगे, और छोटे छोटे राज्य जो हैं वो पनपने लगेंगे, और इसके बाद देखेंगे जब मौर्य वंश का समाप्त होगा तो उसके बाद में फिर अन्य वंश आ जाएंगे। तो आइए देखते हैं जब कलिंग का जब कलिंग की विजय कर ली, कलिंग के राजा नंदराज को पराजित किया, और उसके पश्चात अशोक ने क्या किया कि वहाँ को साम्राज्य व्यवस्था के लिए इसको 2 पार्ट में तोड़ दिया, उत्तरी क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र। उत्तरी क्षेत्र की राजधानी तोसली थी जिसका आधुनिक नाम क्या धौली है, और दक्षिणी क्षेत्र की राजधानी जो थी वो समापा थी जिसका आधुनिक नाम जौगढ़ है। और यहीं से अशोक क्या करता है, अपनी विस्तारवादी नीति को त्याग कर देता है और कहता है कि जिस तरीके से नरसंहार इसमें हुआ है कलिंग विजय में, आगे चल करके जो मैं कोई मान लीजिए इस विजय का जितने लोग इसमें मारे गए हैं इसका अगर जो 100वां हिस्सा या 1000वां हिस्सा भी अगर जो कहीं पर हानि होती तो मैं ऐसी विजय नहीं करूंगा, ये बात वो कहता है। और आगे चल करके फिर हम देखेंगे कि इसका जो विस्तार का क्षेत्र है, उत्तर में अफगानिस्तान के क्षेत्र से लेकर के दक्षिण में कर्नाटक, काठियावाड़ पूर्व में और पश्चिम में कलिंग, काठियावाड़ पश्चिम में और पूर्व में कलिंग तक की विजय इसकी होती है, और ये वाला पूरा साम्राज्य जो है इसके अधीन आ जाता है। इसके कहते हैं कि 2 क्षेत्र जो थे वो भारत के तत्समय अशोक के साम्राज्य में नहीं शामिल थे, जिसमें से एक था जो था प्रयाग ज्योतिषपुर तत्समय बोलते हैं, असम कामरूप जिसको बोलते हैं, असम का क्षेत्र और सुदूर दक्षिण का क्षेत्र। क्योंकि आप इसमें देखिए हमने उत्तरी कर्नाटक या कर्नाटक का क्षेत्र का जिक्र करें अर्थात नीचे का दक्षिणी सुदूर वाला हिस्सा इसमें अशोक के साम्राज्य में शामिल नहीं था। तो याद रखिएगा असम और सुदूर दक्षिण अशोक के साम्राज्य का हिस्सा नहीं थे। अब बात करेंगे अशोक का धर्म क्या था, तो धर्म की बात करेंगे तो अशोक जो था वो प्रारंभ में ब्राह्मण धर्मानुयायी था, बाद में निग्रोध बालक ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। निग्रोध जो है ये इसका भतीजा है, मतलब कि जो सुसीम था उसका पुत्र है ये निग्रोध, उसी ने क्या किया था कि इसको बौद्ध धर्म से दीक्षित किया था। इसके बाद में उपगुप्त नामक भिक्षु ने से बौद्ध धर्म की दीक्षा आगे चलकर देता है, और पूर्ण रूप से मंगलीपुत्र तीस के प्रभाव में ये बौद्ध धर्म ग्रहण करता है। अब भाबरू या बैराठ लघु शिलालेख है, अभी आगे चल करके हम शिलालेख बताएंगे तो उसमें जिक्र करेंगे। ये कहाँ पर है, जयपुर में पड़ता है। तो भाबरू या बैराठ लघु शिलालेख से स्पष्ट होता है कि अशोक बौद्ध था, याद रखिएगा बौद्ध था। लेकिन इसमें भी कई सारे मतभेद भी हैं कि बौद्ध तो था, लेकिन बौद्ध धर्म के रिलेटेड जब हम चीज़ें देखते हैं कि हमें अष्टांगिक मार्ग वगैरह इन सब का जिक्र अशोक के शिलालेखों में कहीं मिलता नहीं है। तो कहते हैं कि बौद्ध धर्म से लेकर के भी कई सारे इसमें विवाद खड़े होते हैं, अलग अलग इतिहासकार अपना अलग अलग मत देते हैं। और भाबरू या बैराठ लघु शिलालेख में जिक्र मिलता है कि अशोक ने त्रिसंग या त्रिरत्न बुद्ध धम्म और संघ में विश्वास करते हुए दर्शाया गया है, याद रखिएगा इसको। अब बात आती है अशोक का धम्म क्या था। धम्म, क्योंकि जो बौद्ध धर्म में हम धम्म देखते हैं उससे पृथक है इसका बौद्ध धर्म, और कई इतिहासकारों का मानना है कि धम्म की चर्चा उन्होंने धर्म से कर दी है। इसमें बताया गया धम्म को धर्म से लिया गया अर्थात ब्राह्मण धर्म बताया गया। अलग अलग जगहों पे अलग अलग बातें की गई, लेकिन जो अशोक का शिलालेखों के अनुसार दूसरे और 7वें शिलालेख में जो जिक्र मिलता है उसके अनुसार प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए आचार एवं नियमों की संहिता ही अशोक का धम्म है।
अर्थात प्रजा का नैतिक उत्थान के लिए आचार एवं नियमों की संहिता को ही क्या बताया गया है, अशोक का धम्म बताया गया है, जिसका वर्णन हमें दूसरे और 7वें अभिलेख में मिलता है। याद रखिएगा, धम्म की अर्थात जो धम्म के प्रचार के लिए भी अशोक ने क्या किया, अलग अलग जगहों पर प्रचारकों को भेजा, जिसमें से काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें देखेंगे महारक्षित को यमन क्षेत्र भेजा, सोन और उत्तरा को स्वर्ण भूमि, महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका में भेजा। ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें से सोन और उत्तरा दूसरे नंबर पे इंपॉर्टेंट है। जब परीक्षा का लेवल बढ़ेगा तब ये यहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, सोन व उत्तरा। और महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका में भेजा था, ये उनके पुत्री और पुत्र थे। याद रखिएगा, श्रीलंका में भेजा था, और श्रीलंका के इतिहास में भी इनका जिक्र मिलेगा। आइए देखते हैं आगे चल करके 5 यवन राजा जहां धर्म प्रचारक भेजे, इनका भी जिक्र मिलता है। जब हम आगे शिलालेखों की चर्चा करेंगे तो वहां पर भी इनकी चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं, वो धर्म प्रचारक भेजे थे, 5 यवन राजा थे। तो कौन कौन से थे, आइए देखते हैं। 5 यवन राजा हैं, और ये भी याद रखिएगा, धर्म प्रचार जो मैंने 3 बताए हैं ना, ये नीचे, ये तीनों अशोक के अधिकार क्षेत्र में नहीं थे। ना यवन क्षेत्र अशोक के अधिकार क्षेत्र में, ना सुवर्ण भूमि। सुवर्ण भूमि को हम बता दें कि तत्समय का जावा और सुमात्रा, इंडोनेशिया के आसपास का क्षेत्र समझ लीजिए, वो सुवर्ण भूमि कहलाता था। और मुझे लग रहा है स्वर्ण भूमि नाम का एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, कहाँ पर पड़ता है, शायद मुझे लग रहा है थाईलैंड में स्वर्ण भूमि नाम से है, या देख लीजिए, गूगल सर्च कर लीजिए, मेरे हिसाब से थाईलैंड में है। स्वर्ण भूमि इंटरनेशनल एयरपोर्ट थाईलैंड में है। तो सोन या उत्तरा वहां पर भेजता है, याद रखिएगा, स्वर्ण भूमि में। 5 यवन राजा जहां धर्म प्रचारक भेजे, जिनमें से अंत्योक जो था वो सीरिया का शासक था, अब जिसकी पहचान एंटियोकस से की गई है। तुर्मे को मिस्र का शासक बताया गया है, जिसकी पहचान टालमी फिलाडेल्फस से की गई है। अंतकिन की मकदूनिया का शासक बताया गया है, जिसको एंटिगोनस बताया गया है, से पहचान की गई है। मग साइरिन या सीरिन का शासक है, जिसकी पहचान मगध से की गई है। और अलेक्सुंदर एपिरस का शासक है, जिसकी पहचान अलेक्जेंडर से की गई है। अलेक्जेंडर ग्रेट वाला नहीं है, दूसरा अलेक्जेंडर होगा। आइए देखते हैं, इसके बाद हम देखेंगे राज्याभिषेक के 10वें वर्ष ये बोध गया की यात्रा करता है। 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा, लुम्बिनी मतलब नेपाल में, वहां पर इसने लुम्बिनी में बलि कर जो था, अर्थात धार्मिक कर को मुक्त कर दिया लुम्बिनी को। और भूमि कर जो है उसको 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया। इंपॉर्टेंट है। यात्रा के अंतिम चरण में कुशीनगर गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। यात्रा के अंतिम चरण में कुशीनगर गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। B.A. स्मिथ के अनुसार यात्रा का, B.A. स्मिथ इतिहासकार, उनके अनुसार अलग उन्होंने क्रम बताया है, जिसके अनुसार पहले बोध गया, फिर कुशीनगर, फिर लुम्बिनी, फिर कपिलवस्तु, फिर सारनाथ, फिर श्रावस्ती गया, अंतिम रूप से श्रावस्ती गया। आजीवक संप्रदाय के लोगों के लिए इसने 4 गुफाओं का निर्माण किया, जिसमें कर्ण है, चौपार है, सुदामा है, विश्व झोपड़ी। ये फैक्ट के रूप में कभी भी परीक्षाओं में आपसे पूछ लिया जाएगा। तो ये तो अच्छी बातें जो मैंने बताई हैं। अभी अशोक खत्म नहीं हुआ है, अशोक का जो नेक्स्ट वीडियो आएगा इसमें शिलालेख, बहुत सारे शिलालेख, लघु शिलालेख हो, चाहे वो बृहद शिलालेख हो, चाहे वो गुहा लेख, स्तंभ लेख, जितनी भी चीज़ें होंगी सब हम आपको उन नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे। और इसके बाद का जो वीडियो आएगा उसमें शिलालेखों की चर्चा, उसके बाद जब आएंगे तब अशोक मतलब कि जो पूरा मौर्य साम्राज्य का प्रशासन है उनकी बात करेंगे, और प्रमुख जो अधिकारी होंगे उनकी बात करेंगे कि तत्समय लक्षणाध्यक्ष कौन था या कौन, इस तरीके से जो भी आएंगे, प्रदेष्टा कौन था, सबका जिक्र हम उसमें करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू उत्कर्ष साहित्य यूट्यूब चैनल में। बात करें हम प्राचीन इतिहास में, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं अशोक के दूसरे वीडियो में, जिसमें बात करेंगे अशोक के शिलालेखों के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, जिससे परीक्षाओं में प्रश्न बार बार इससे पूछे जाते रहे। तो कह सकते हैं जो अशोक का दूसरा वीडियो है ये पहले वीडियो से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप लोग देखिए, और जो भी चीज़ें लिखी हुई बोर्ड पर उनको नोट कर लीजिए। सतत तरीके से श्रृंखला चलती चली जा रही है, आप लोग भी इसको बिल्कुल रेगुलर वे में आप इसको देखते जाइए और अपने नोट्स वगैरह बनाते रहिए। बहुत ज़्यादा अभी नहीं बढ़ा है, लेकिन आप जितने का जो उसी श्रृंखला में आप बनाते रहेंगे तो अभी बहुत बर्डन नहीं पड़ेगा। अगर जो आपने अभी शुरुआत की है प्राचीन इतिहास को देखने की, तो आप इसको बनाना शुरू कीजिए। अगर जो आप अभी बनाना शुरू करेंगे, नोट्स लिखना शुरू करेंगे, तो जल्दी आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और चूंकि आप अपनी हैंड राइटिंग में लिखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। PDF देने का कोई मतलब नहीं, PDF दे देंगे तो यही चीज़ें लिखी होंगी उसमें भी जो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन जब इसको अपने हाथों से लिखेंगे तब आप उसकी बात ही अलग रहेगी, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आइए देखते हैं अशोक के अभिलेख खोज सबसे पहले की थी टिफिन थेलर ने 1740 में। दिल्ली मेरठ अभिलेख जो है उसकी खोज इन्होंने की थी। आगे चल करके जब हम देखेंगे तो उसको पढ़ते हैं जेम्स प्रिंसेप, पढ़ते कब है 1837 में।
तो सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने इनको पढ़ा 1837 में, तो वो अभिलेख भी दिल्ली मेरठ वाला ही अभिलेख था। अब बात करेंगे अशोक के अभिलेख जो थे वो किन लिपियों में है, तो 4 लिपियों का प्रयोग है। 4 लिपियां कौन कौन सी, जिनमें से ब्राह्मी, खरोष्ठी, आर्मैक और ग्रीक है। ग्रीक मतलब यूनानी। तो इतनी 4 लिपियों का इसमें प्रयोग किया गया है। और भाषा जो है वो प्राकृत है, तो क्योंकि आम जन की भाषा यही थी तो प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया है। अब बात करेंगे अभिलेखों का, जब हम विभाजन करेंगे तो मुख्य रूप से 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक है शिलालेख जिनमें वृहद और लघु शिलालेख हैं, एक है स्तंभलेख जिसमें वृहद और लघु और गुहालेख वगैरह है। जिन्हें मुख्य रूप से हमें जो पढ़ना है वो शिलालेख पढ़ना है। वृहद और लघु दोनों को हम देखेंगे, जो इंपॉर्टेंट होंगे उनको देखेंगे। वृहद हमें सभी पढ़ने हैं और लघु के कुछ जो इंपॉर्टेंट होंगे उनको, और स्तंभलेख में जो हम देखेंगे तो जो इंपॉर्टेंट होंगे उनको हम देखेंगे। आइए देखते हैं। 14 वृहद शिलालेख हैं। शिलालेखों की संख्या 14 है। अलग अलग जगहों पर ये मिले हुए हैं, जिनमें हर जगह पर इनकी संख्या देखेंगे तो 14 है। तो आइए देखते हैं। वृहद शिलालेख 14 जो हैं, ये 14 दरअसल शासनादेश हैं। तो आइए देखते हैं, पहले से शुरुआत करते हैं। जो नंबरिंग लिखी हुई है वो शिलालेख संख्या दर्शा रहा है, 14 तक मैंने लिखे हुए हैं। तो आइए देखते हैं पहला शिलालेख अशोक का कैसा है। तो पहला शिलालेख जो अशोक का है उसमें पशु बलि की निंदा की गई है, अर्थात पशु बलि की निंदा की गई है एवं सामाजिक उत्सवों पर रोक लगाई गई। तो यह आखिर सामाजिक उत्सव कौन कौन थे जिन पर रोक लगाई गई है। सामाजिक उत्सव ऐसे जिनमें पशुओं की बलि वगैरह दी जाती हो, मांस का भक्षण किया जाता हो, सुरापान अर्थात कि ऐसा कोई दारू वगैरह पी जाती हो, पशु युद्ध वगैरह कराए जाते हो, ऐसे सामाजिक उत्सवों पर प्रतिबंध लगाएगा। यह अशोक का पहला शिलालेख। तो एक बार बता दें, अशोक को मोर का मांस काफ़ी पसंद था। तो आगे चल करके देखेंगे तो पाटलिपुत्र के आसपास क्षेत्रों में भी प्रतिबंध लगाए जाते हैं। आगे देखेंगे पशु तथा मानव के लिए चिकित्सा प्रबंध एवं सीमांत राज्यों का उल्लेख। तो पशु एवं मानव के लिए चिकित्सा प्रतिबंध किया, ये किसमें उल्लेख है, दूसरे में है। और इसमें सीमांत राज्यों का उल्लेख है। तो सीमांत मतलब सीमावर्ती राज्यों में चेर है, चेर मतलब केरल पुत्र, तो चेर मतलब केरल के आसपास का क्षेत्र, चोल है, पांडे, सती पुत्र और ताम्रपर्णी है। इतने सारे राज्यों का उल्लेख किया गया है। याद रखिएगा, पशु तथा मानव के लिए चिकित्सा प्रतिबंध, याद रखिएगा। तीसरे शिलालेख में पदाधिकारियों अर्थात महामात्रों का 5वें वर्ष राज्य का दौरा करने का आदेश दिया गया कि जो महामात्र वगैरह हैं वो क्या करें, हर 5वें वर्ष अपने राज्य का दौरा करें। लेकिन उज्जैनी और तक्षशिला के लिए ये 3 वर्ष की अवधि थी, मतलब हर तीसरे वर्ष जाएं। तो वैसे तो सामान्य अन्य जगहों पर कितने दिनों की बात की गई, तो सामान्य जगहों पर बात की गई है 5वें वर्ष, लेकिन उज्जैनी और तक्षशिला के लिए 3 वर्ष की बात की गई। उज्जैनी तक्षशिला 3 वर्ष। चौथे शिलालेख में धम्म नीति के महत्वपूर्ण विचार उसमें बताए गए हैं। और 5वें शिलालेख की बात करेंगे तो धर्म महामात्रों की नियुक्ति है, इंपॉर्टेंट नहीं है। 6वें शिलालेख में प्रतिवेदकों को आदेश दिया गया कि प्रजा के कार्यों की सूचना दें। इसमें कहा गया जब राजा वगैरह आराम कर रहा हो, या अंतापुर में हो या गौशाला में हो, कहीं भी राजा हो, तो प्रजा से संबंधित जितने भी उनके कार्य हैं, प्रजा के कार्य हैं, उनके सूचना वो तुरंत दे, अपने प्रतिवेदकों को ये आदेश देता है। 7वें में आत्म संयम एवं आत्म शुद्धि की बात इसमें की गई है। 8वें में अशोक की तीर्थ यात्राओं का वर्णन किया गया है। और 9वें शिलालेख में बात किया गया सच्ची भेंट एवं सच्चे शिष्टाचार की व्याख्या की गई। मतलब सरकारी अधिकारियों को अपने जो जो उनके पास आ रहे हैं उनसे सच्चे शिष्टाचार की बात करें और उनसे अच्छी तरीके से भेंट करें। और 10वें नंबर पर देखेंगे तो 10वां शिलालेख है, उसमें यश कीर्ति की निंदा की गई। मतलब आप बहुत ज़्यादा अपने धन का कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा धनार्जन मत करें, बहुत ज़्यादा व्यय मत करें। तो इसमें यश कीर्ति की निंदा की गई है। धम्म की विशेषता 11वें शिलालेख में धम्म की विशेषता बताई गई है, अर्थात धम्मदान की बात की गई है। 12वें में धार्मिक सहिष्णुता या धर्मनिरपेक्षता, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही से प्रश्न आता है कि अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक सहिष्णुता या धर्मनिरपेक्षता की बात कर रहा है, तो कौन सा है, 12वां शिलालेख है। 13वां शिलालेख जो बात करेंगे तो इसमें देखेंगे तो कलिंग विजय की बात की गई है। कलिंग विजय की बात की गई है 13वें शिलालेख में। 13वें शिलालेख में बात की है कलिंग विजय, और कलिंग विजय के बाद में पश्चाताप की बात की, क्योंकि कलिंग विजय के बाद में अशोक को पश्चाताप होता है, तो पश्चाताप की बात की गई है, अर्थात इसमें कलिंग विजय और पश्चाताप का वर्णन है। और 5 विदेशी राज्यों का भी वर्णन किया गया है। तो 5 जो विदेशी राज्य वगैरह बताए गए हैं, इसके पिछले वीडियो मैंने बताया था उनके बारे में, और विस्तृत रूप से उनके बारे में बताया था कहाँ कहाँ पर थे, किन की पहचान किससे की गई है। तो राज्यों का वर्णन सीरिया है, मकदूनिया है, मिस्र है, सीरीन है और एपिरस है, इतनी जगहों का उल्लेख किया गया है। 14 नंबर पर जो 14वां शिलालेख है, इसमें बात की गई लोगों को धार्मिक जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा की बात की गई है। तो धार्मिक जीवन व्यतीत करिए, लोगों को ऐसी बातें की गई कि उनको अपना धार्मिक जीवन व्यतीत करना चाहिए। वो कौन सा है, वो 14वां शिलालेख है।
अब हम बात करेंगे लघु शिलालेख की। जब लघु शिलालेख की बात हो रही होगी तो उसमें हम देखेंगे तो रूपनगर है, अहरौरा है, एरीगुड्डी है। इंपॉर्टेंट ज़्यादा है नहीं, एरीगुड्डी याद रखिए। इसमें कार्गिक नामक एक लेखाधिकारी का जिक्र मिलता है। तो कार्गिक नामक कर्मचारी जिसकी तुलना की जा रही है कि लेखाधिकारी है। तो एरीगुड्डी करनूल में, रूपनगर रूपनाथ जबलपुर में, अहरौरा मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में है। भाबरू शिलालेख बैराट जयपुर में है। और इसकी बात करेंगे तो ये सबसे लंबा शिलालेख है, ये सबसे लंबा अभिलेख है। ये बीजक की पहाड़ियों में स्थित है। बीजक जयपुर में, आगे चल करके देखेंगे तो इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है, बीजक से हटा दिया जाता है। इसमें इस अभिलेख से ही पता चलता है कि अशोक की बौद्ध धर्म में आस्था थी, याद रखिएगा। रूमनदेही अभिलेख है, रूमनदेही में देखेंगे टैक्स वगैरह की छूट वगैरह करता है, तो उसको भी याद रखिएगा। वृहद शिलालेखों की संख्या 7 है, जो इंपॉर्टेंट है उनको बता दे रहे हैं। तो इनमें देखेंगे तो दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख है, दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख है। दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख है, इसको फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में स्थापित किया। ये मेरठ में था, इसको दिल्ली ट्रांसफर कर दिया। और दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख भी जो पहले कहाँ था, हरियाणा में था, इसको भी फिरोज शाह तुगलक जो है वो दिल्ली में स्थापित करता है। कौशाम्बी स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद में स्थानांतरित किया। तो कौशाम्बी स्तंभ लेख को अकबर ने कहाँ किया, इलाहाबाद में स्थानांतरित किया। इसमें रानी का अभिलेख भी कहते हैं। तो कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहते हैं। इसमें रानी अशोक की पत्नी के बारे में बताया गया और उनके बारे में जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें उसमें बताई गई हैं, तो इनको रानी का अभिलेख भी कहते हैं। चौथे और पांचवें में लौरिया नंदनगढ़ रामपुरवा, ये दोनों बिहार में चंपारण में है। लौरिया अरेराज भी वहीं है। अब बात करेंगे स्तंभ लेख एवं शीर्ष जानवर की। परीक्षा में प्रश्न इससे पूछ ले जाते हैं। तो रामपुरवा 1 में एकल शेर, रामपुरवा 2 में सांड है, एकल है। लौरिया नंदनगढ़ में एकल शेर, सारनाथ में 4 शेर, सांची में 4 शेर, संकिसा में हाथी, 1 हाथी, और बसाड़ में एकल शेर है। इतने सारे हैं, याद रखिएगा। तो चूंकि इनमें मैंने बात किया है कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको मैंने बताया है आपको, और जो बृहद स्तंभ लेख हैं, और इसमें मैंने बताया ना बृहद में भी, स्तंभ लेखों में बृहद और लघु हैं, तो इसमें ये कुछ इसमें जैसे देखेंगे तो लघु शिलालेख भी इसमें हैं। अब बात करेंगे गुहा लेख की। तो बराबर की पहाड़ियों को काट करके देखेंगे। इससे पिछले वीडियो मैंने बताया था कि 4 आजीवक संप्रदाय के लोगों के लिए 4 झोपड़ियां बनवाई थी, उनका मैंने बताया था। तो गुफाएं वगैरह जो बनवाई थी उनका जिक्र मैंने किया था, सुदामा, विश्व, झोपड़ी, चौपाल। तो पिछली वीडियो मैंने जिक्र किया था, आप लोग उनको देखिए उस वीडियो को, तो उसमें आपको चीज़ें मिल जाएंगी। तो शिलालेख से रिलेटेड जितनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी सभी मैंने आपको बता दिया, जिनमें से 13-14 बहुत ही 12 और 13 बहुत इंपॉर्टेंट है। कलिंग विजय और धार्मिक सहिष्णुता या धर्मनिरपेक्षता की बात की गई है, उसको याद रखिएगा। कभी कभी इनसे पूछ लिया जाता है, दिया जाएगा कि मिलाइए कौन कौन से जानवर ऊपर उत्कीर्ण हैं, तो उनके बारे में जिक्र मिलेगा, तो आप लोग उनको कीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा है। नेक्स्ट वीडियो में जब मिलेंगे तो हम नेक्स्ट वीडियो में जब हम बात करेंगे, जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें बात करेंगे मौर्यकालीन प्रशासन के बारे में। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू उत्कर्ष साहित्य यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मौर्य प्रशासन के बारे में देखेंगे, और थोड़ा सा हम गुप्तचरों के बारे में भी हम इसमें आपको बताएंगे। तो ये होली के बाद ये नया वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपकी होली अच्छी बीती होगी। आज के इस वीडियो में देखेंगे मौर्य प्रशासन। मौर्य प्रशासन के अंतर्गत हम केंद्रीय प्रशासन की बात करेंगे और उसका हम डिवीजन भी आपको बताएंगे, और प्रांतीय प्रशासन जो है या कहें प्रांत का जो विभाजन होगा उसको भी हम आपको पूरी तरीके से बताएंगे, और थोड़ा बहुत गुप्तचर व्यवस्था के बारे में भी हम कुछ बातें इसमें आपको बताएंगे। तो इसमें भी हम देखेंगे तो मौर्य प्रशासन को जो हम पढ़ रहे हैं, या इसके बाद एक वीडियो और आएगी जिसमें हम न्याय व्यवस्था की बात करेंगे और व्यापार, सामाजिक व्यवस्था, इन सब का भी बात करेंगे। तो आइए देखते हैं मौर्य प्रशासन। तो अभी इसके बाद 1 या 2 वीडियो और बनेंगे। मौर्य साम्राज्य तब जाकर पूरी तरीके से खत्म हो पाएगा। काफ़ी बड़ा अध्याय है। प्राचीन इतिहास जब हम लोग पढ़ते हैं तो हमें 2 से 3 अध्याय हैं जो सबसे बड़े लगते हैं। पहला तो हम लोग जो पढ़ते हैं, सबसे पहले देखें तो अपने आप में ही सिंधु घाटी सभ्यता ही बहुत बड़ा अध्याय है। दूसरी बात जब हम देखेंगे तो हमें देखने को मिलता है वैदिक काल भी काफ़ी बड़ा है, उसको समझने के लिए भी काफ़ी समय लगेगा। और तीसरे नंबर पे मौर्य आप देखेंगे तो मौर्य साम्राज्य काफ़ी बड़ा है, इसको समझने में भी टाइम लगेगा। हालांकि गुप्त भी बड़ा है लेकिन मौर्य की अपेक्षा थोड़ा सा छोटा है। आइए देखते हैं मौर्य प्रशासन की बात कर रहे हैं। तो मौर्य प्रशासन जो है वो सप्तांग सिद्धांत पर आधारित है। पूरे राज्य के आगे 7 अंग बताए गए हैं। तो कौन कौन से हैं, ये एक कह सकते हैं क्रम वाइज है, इनको याद रखिएगा। सबसे ऊपर है राजा, राजा के नीचे मंत्री, मंत्री के बाद जनपद, जनपद के बाद दुर्ग, दुर्ग के बाद कोष, कोष के बाद दंड, फिर मित्र, याद रखिएगा। इसमें कह सकते हैं एक क्रम है, सबसे ऊपर राजा, राजा के नीचे सभी चीज़ें आती हैं। तो याद रखिए। खैर इनको शरीर के अन्य
देखें तो शरीर के अलग अलग अंगों से तुलना की गई, लेकिन मैं उनकी चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। जो इंपॉर्टेंट है, सप्तांग सिद्धांत में आपसे परीक्षा में पूछ लिया जा सकता है कि सप्तांग में कौन शामिल नहीं है, तो आपको बताना पड़ेगा कौन शामिल है कौन शामिल नहीं है। तो याद रखिए, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड, मित्र, इतने सारे हैं, इनको याद रखिएगा। इसके बाद जब हम देखेंगे तो हमें देखने को मिलता है केंद्रीय प्रशासन की। हम बात करेंगे कि आखिर केंद्रीय प्रशासन कैसा था। तो केंद्रीय प्रशासन की जब बात करेंगे तो हमारे सामने देखने को मिलेगा सबसे ऊपर जो है वो है सम्राट, अर्थात राजा सबसे ऊपर होता था। राजा के नीचे कौन होती थी? मंत्री परिषद होती थी। और मंत्री परिषद में भी दो तरीके के मंत्री आज भी देखेंगे तो मंत्री होते हैं। जैसे मंत्री परिषद में देखेंगे तो एक होते हैं जो कैबिनेट स्तर के मंत्री, दूसरे नंबर पे जो देखेंगे तो राज्य स्तर के मंत्री, इस तरीके से मंत्री होते हैं। तो इसमें देखेंगे तो जैसे सबसे ऊपर है सम्राट, है सम्राट के देखेंगे तो मंत्री परिषद है। तो मंत्री परिषद में दो तरीके के, एक है जो उच्च तरीके के कैबिनेट स्तर के, उनको बोला गया मंत्रिण। उसके नीचे के जितने वो सब मंत्री परिषद के सदस्य हैं और वो कैसे द्वितीय श्रेणी के मंत्री के या अमात्य उनको कह सकते हैं। वो प्रथम श्रेणी को बोलते थे मंत्रिण और दूसरे में अन्य सदस्य होते थे। तो मंत्रिण को कैबिनेट मंत्री और अन्य को, जैसे मैंने बताया आपको, उसके नीचे वाले आ जाएंगे। तो इसको याद रखिएगा। अब जैसे मैंने बताया आपको तो अन्य सदस्य हो गए, तो इनके बाद अब विभागों का आवंटन होगा। जैसे आप देखते नहीं, एक एक विभाग अलग अलग, कोई पीडब्ल्यूडी विभाग किसी को मिला हुआ, कोई गृह मंत्रालय देख रहा है, कोई श्रम मंत्रालय देख रहा है, कोई सूचना प्रसारण मंत्रालय देख रहा है। तो इस तरीके से अलग अलग मंत्रालय या विभाग जो है उनको समझ लीजिए विभाग, उनको तीर्थ कहा जाता था, जिनकी संख्या 18 थी। इनके प्रमुख को महामात्य या मंत्री कहा जाता था। तो याद रखिएगा, तो इसको महामात्य या मंत्री कहा जाता है। इन विभागों के अंदर या इन विभागों के नीचे भी क्या होते थे? अध्यक्ष होते थे, क्योंकि एक विभाग में कई सारे छोटे छोटे विभाग भी आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे आप लोग देखते होंगे श्रम मंत्रालय के अधीन ले लीजिए तो कर्मचारी राज्य बीमा निगम हो या ईपीएफओ हो जाए, तो ये दोनों क्या श्रम मंत्रालय के अधीन आते हैं। तो ये कहने का मतलब ये है कि श्रम जो विभाग है उनके नीचे भी क्या, और उनके अध्यक्ष जो डायरेक्टर वगैरह नियुक्त किए जाते हैं वो सब उसके नीचे आ जाते हैं, अर्थात मंत्री के नीचे ही होते हैं। तो विभागों के नीचे तो देखेंगे तो विभागों के अध्यक्ष हैं, इनकी संख्या 26 बताई गई है। ये मंत्री के अधीन होते थे, विभागों के अध्यक्ष बोलते थे। अब इनमें भी जैसे मैंने बताया है कि अशोक के प्रथम स्तंभ लेख में देखें तो 3 तरीके के मंत्रियों का जिक्र मिलता है या 3 तरीकों का मिलता है। सबसे उच्च वालों को उक्सा, मध्यम वालों को मंजिमा, निम्न वालों को गेविया कहा गया है। तो ये समझ लीजिएगा, इन्हीं में जो मैंने बताया, सबसे उच्च पर उक्सा, उसके नीचे मध्यम में मध्यमा, मध्य वाले और गेविया में निम्न वाले। जैसे उक्सा में कौन आ जाएगा? उच्च में सबसे पहले कैबिनेट मंत्री, मध्यम में मंजिमा में अन्य वाले और गेविया में जो विभागों के अध्यक्ष हो गए वो हो गए। तो ये इस तरीके से क्रम मैंने बताया। ये अशोक के प्रथम शिलालेख में अशोक ने जिक्र किया है उक्सा, मध्यम और गेविया का। उक्सा उच्च, मध्यम मध्य और गेविया निम्न, 3 तरीके के हैं। अब विभागों के अध्यक्ष हो गए तो परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि विभागों के प्रमुख को कौन कौन थे। 18 को याद करना नहीं है, वैसे बता 18 देता, लेकिन महत्वपूर्ण है नहीं तो जिक्र करने की जरूरत है नहीं। बाकी विभागों के अध्यक्ष हैं, मंत्रियों के अधीन जो होते थे, इनकी संख्या 26 है। तो पहले विभाग देख लेते हैं, उसके बाद हम विभागों के अध्यक्ष की भी चर्चा करेंगे। तो विभागों के अध्यक्ष की बात करेंगे तो सबसे नंबर पे आता है समाहर्ता। तो ये याद रखिएगा, ये नंबर 1 नंबर 2 का मतलब नहीं, लेकिन मैं जो महत्वपूर्ण है उनको मैंने लिखा है। इसमें ऐसा नहीं कि पहले नंबर पे कौन है दूसरे पे कौन है, लेकिन इतने हैं। समाहर्ता राजस्व विभाग का प्रधान होता था और इसकी सहायता के लिए एक युत नाम का अधिकारी भी होता था। तो राजस्व विभाग का प्रधान कौन होता था? युत होता था, मतलब समाहर्ता होता था, उसकी सहायक जो होता था युत कहलाता था। सन्निधाता को कोषाध्यक्ष या राजकीय भंडार का प्रधान अधिकारी बोला जाता था, जिसको सन्निधाता कहते थे। प्रदेष्टा जो था उस समय, तत्समय जब देखेंगे तो कंटक शोधक न्यायालय होता था। कंटक शोधन मतलब फौजदारी, मारपीट, लड़ाई झगड़ा, इन सब मामलों के लिए उनके न्यायाधीश को प्रदेष्टा बोलते थे। और व्यावहारिक था, ये धर्मस्थी न्यायालय था का प्रमुख, यह धर्मस्थी न्यायालय का न्यायाधीश होता था। ये दीवानी न्यायालय, जमीन से रिलेटेड विवाद वगैरह, तो दीवानी का न्यायाधीश क्या कहलाता था? व्यवहारिक कहलाता था। कर्मांतिक जो था वो उद्योग धंधों का प्रधान कहलाता था। आटविक वन विभाग का प्रधान है। अंतर्विशिक सम्राट के अंगरक्षक सेना का प्रमुख है। इसमें अंतपाल, दुर्गपाल और भी हैं, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, इसलिए मैं उनको बता नहीं रहा हूं। आटविक वन विभाग का प्रधान अंतर्विशिक सम्राट की अंगरक्षक सेना का प्रधान कहलाता था। तो ये जो मैं बात कर रहा हूं, ये बात हो रही विभाग की। अब हम आएंगे विभागों के अध्यक्ष की। तो विभागों के अध्यक्ष जो मैंने लिखे हुए हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं विभागों के अध्यक्ष कैसे कैसे हैं, कौन कौन है। सबसे पहले आइए देखते हैं
लक्षणाध्यक्ष मुद्रा एवं टकसाल विभाग का प्रमुख होता था। पन्याध्यक्ष व्यापार वाणिज्य का प्रमुख होता था या अध्यक्ष होता था। पौतवाध्यक्ष मापतौल का अध्यक्ष है। सीताध्यक्ष सरकारी भूमि या राज्य की कृषि विभाग का अध्यक्ष को बोलते थे सीताध्यक्ष। नवाध्यक्ष नेवी से रिलेटेड है, नौसेना का या जहाज रानी का विभाग का अध्यक्ष है। गणिकाध्यक्ष व्यवसायों का निरीक्षक है। लवड़ाध्यक्ष नमक अधिकारी है। संस्थाध्यक्ष व्यापारिक मार्गों का प्रमुख है। सूनाध्यक्ष बूचड़ खाने का अध्यक्ष है, याद रखिएगा। विविताध्यक्ष चरागाह भूमि का अध्यक्ष है। और अकाराध्यक्ष या आकराध्यक्ष खानों का अध्यक्ष है, मतलब जैसे होता नहीं माइंस वगैरह, उनका अध्यक्ष है। महामात्रा परसड़ या महामात्रा परसप गुप्तचर या सूचना विभाग का अधिकारी है। ये सब जो मैंने बताया इनको याद रखिएगा। ये थोड़ा सा इन सब से अलग है लेकिन है इसी में, याद रखिएगा। ये थोड़ा सा गुप्तचर में आ जाएगा। ये विभागों के जो अध्यक्ष बताए उनसे ये थोड़ा सा अलग है। अब बात करेंगे प्रांतीय प्रशासन की बात करेंगे, तो क्योंकि जब मैंने बताया ना कि जिस तरीके से आज के टाइम पे जो हम देखते हैं तो सबसे पहले देश है, देश के नीचे क्या है, राज्य है, राज्य के नीचे मंडल है, मंडल के नीचे जब हम देखेंगे तो जिला है, जिला के नीचे आ जाएंगे तो तहसील है, तहसील के नीचे आ जाएंगे तो इस तरीके जो हम एक क्रम नहीं देखते हैं, आ जाएगी पंचायत, आ जाएगी पंचायतों में देखेंगे तो एक ग्राम हो जाएगा। इस तरीके का जो हम क्रम देखते हैं उसी तरीके से कुछ देखेंगे तो मौर्य काल में भी ऐसे ही हुआ करता था। तो आइए देखते हैं तो आखिर वो कैसे थे। तो उसका एक क्रम है। सबसे ऊपर साम्राज्य है, साम्राज्य मतलब जैसे मौर्य साम्राज्य, उसके नीचे प्रांत है जिसका प्रमुख प्रांतपति या राजकुमार कहा जाता था। उसके नीचे मंडल है, मंडल के नीचे आहार विषय या जनपद जिनको बोलते थे, आहार विषय या जनपद। तो याद रखिएगा आहार विषय या जनपद या जिले की बात हो रही है। उसके नीचे स्थानीय है जो 800 ग्रामों का समूह कहलाता था। उसके नीचे द्रोणामुख है जो 400 ग्रामों का समूह है। उसके नीचे खार्टविक है जो 200 ग्राम का समूह है। उसके नीचे संग्रहण है जो 10 ग्राम का समूह है। उसके नीचे फिर ग्राम है जो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई है। तो इसमें से आहार विषय जनपद का प्रमुख जो था वो आहारपति या विषयपति, मंडल का प्रमुख प्रादेशिक, और संग्रहण 10 ग्रामों इनका प्रमुख गोप कहलाता था। और आज के टाइम के जो हम देखेंगे तो प्रशासन में तो हम देखें तो ये आज के टाइम में लेखपाल जो होते उसी को तत्समय या कहें लेखपाल को गोप कहते थे, समझ लीजिएगा इसको। तो हो गई बातें जो मैंने बताया। अब प्रांतों की चर्चा हो रही है तो चूंकि हम प्रांत की बात कर रहे हैं तो प्रांतों का जिक्र करना जरूरी है, क्योंकि जो मैं प्रशासन बता रहा हूं तो एक कोई प्रांत होगा, एक प्रांत में मंडल होंगे, उसमें होंगे, तो प्रांतों की संख्या कितनी है। वैसे तो पहले जब चंद्रगुप्त मौर्य की बात की जाएगी तो 4 प्रांत थे, लेकिन आगे चल करके जब अशोक ने एक प्रांत और कलिंग की विजय की तो कलिंग के विजय के पश्चात में एक प्रांत और जुड़ जाता है, प्रांतों की संख्या हो जाती है 5। अब आप मुझे बताइए कि कलिंग विजय का जिक्र अशोक के किस शिलालेख में बताया गया है, बताइए आप लोग कमेंट कीजिए। अब बात कर रहे हैं उत्तरापथ, एक तरफ प्रांत है दूसरी तरफ राजधानी है। प्रांत है उत्तरापथ जिसकी राजधानी है तक्षशिला, दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी है, अवंती की उज्जैन है या उज्जैनी है, प्राच्य प्राची की या प्राची की पाटलिपुत्र है, कलिंग की तोसली है। याद रखिएगा, सभी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। अन्य अधिकारियों की जब हम बात करेंगे तो अन्य अधिकारियों में कुछ जिक्र मिलता है, जैसे युक्त है। युक्त होता था केंद्र एवं स्थानीय प्रशासन के बीच में जो संपर्क सूत्र होता है उनके अधिकारी को बोलते थे युक्त। रक्षण पुलिस को बोला गया है। एग्रोनोमोई मार्ग या सड़क निर्माण का अधिकारी बोला गया है। और एंटीनोमोई नगर आयुक्त को बोलते थे। ये सभी इंपॉर्टेंट जो मैं बता रहा हूँ ये समझ लीजिए मौर्य काल में सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो में से एक है। इसमें से आपको सभी परीक्षाओं में प्रश्न मिलेंगे और आप हल्की हल्की छोटी छोटी बातों में एंटीनोमोई या एग्रोनोमोई में हल्का सा डिफरेंट, हल्का सा कह सकते हैं ना, हल्का सा भी अगर जो आप में दिमाग में कुछ इधर उधर हुआ तो तुरंत प्रश्न गलत हो जाता है एग्रोनोमोई एंटीनोमोई में। तो ये हो गई बातें। अब आएंगे बात करेंगे गुप्तचर व्यवस्था की। तो गुप्तचरों के लिए गूढ़ पुरुष शब्द का जिक्र किया गया है। गूढ़ पुरुष, तो गूढ़ पुरुष का जिक्र किया गया है। इसमें 2 तरीके के गुप्तचर बताए गए हैं, जिनमें एक है संस्था या एक संचारा है, संचार बोलते हैं, संचारा भी कहते हैं। तो संचारा भी अब याद रखिए। तो संस्था जो एक स्थान पर रह करके जो गुप्तचर करे, मतलब एक ही स्थान पर बैठ करके गुप्तचर करते हैं, उनको संस्था बोलते हैं। और संचारा जो होते थे भ्रमण करते हुए वो गुप्तचरी करते थे, उनको क्या बोला गया, संचारा बोला गया। संस्था में भी 2 तरीके, ऐसे तो 5 तरीके के हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट, वैसे इंपॉर्टेंट है नहीं लेकिन दिमाग में रख लीजिए। एक है उदस्थिक। उदस्थिक का मतलब सन्यासी के रूप में बैठा हुआ कोई ऐसे गुप्तचरी करेगा जो सन्यासी के रूप में है, उसको बोला गया उदस्थिक। और गृहपतिक है। गृहपतिक गरीब किसान के वेश में गुप्तचरी जो करते थे उनको गृहपतिक बोला गया। संचारा मतलब भ्रमण करके, इसमें परिव्राजिका का जिक्र मिलता है। परिव्राजिका एक सन्यासी के वेश में स्त्री गुप्तचर होती थी जिसको बोला गया परिव्राजिका।
तो ये हो गई बातें। इसमें भी कई सारे हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है नहीं, इसलिए मैं जिक्र उनका कर नहीं रहा हूँ। ये परिव्राजिका और ये गृहपतिक उदस्थिक याद रखिएगा। मुख्य रूप से पूछा जाता संस्था कैसे गुप्तचर थे या संचार कैसे गुप्तचर थे, या पूछ लिया जाएगा एक स्थान पर रहकर गुप्तचर जो होते थे, गुप्तचरी जो करते थे उनको क्या बोलते थे, उनको संस्था बोलते थे। या पूछ लिया जाए कि मौर्य काल में गूढ़ पुरुष शब्द किसके किसके लिए जिक्र हुआ है, तो गुप्तचर के लिए हुआ है। पूछ लिया जाएगा कि रक्षण कौन थे, तो पुलिस थे। पूछ लिया जाएगा एग्रोनोमोई कौन था, तो सड़क निर्माण का अधिकारी होता था। या इस तरीके से पूछ लिया जाए कि संस्थाध्यक्ष कौन था, व्यापारिक मार्गों का प्रमुख था। लक्षणाध्यक्ष कौन था, पौतवाध्यक्ष कौन था, माप तौल का अधिकारी है। इस तरीके से प्रश्न मिल जाएंगे। सीताध्यक्ष कौन था, सरकारी भूमि का प्रमुख था। अब अन्य इधर हम देखेंगे जो सन्निधाता, समाहारता, ये सब बड़े इंपॉर्टेंट हैं। सन्निधाता, समाहारता, प्रदेष्टा, धर्मस्थीय, कंटक शोधन न्यायालय, दोनों का जिक्र भी हम आगे जब न्याय व्यवस्था का जिक्र करेंगे तो फिर हम वहां पे इनके बारे में बताएंगे। कर्मांतिक, आटविक, आटविक वन विभाग का प्रमुख है। तो ये जितनी भी चीजें लिखी हुई बोर्ड पे एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, इस पे आप लोग जरूर पढ़िए, परीक्षा में इससे प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी नेक्स्ट वीडियो में जब बात करेंगे तो उसमें न्याय व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, इन सब का जिक्र करेंगे। क्योंकि मौर्य काल थोड़ा सा बड़ा है, चाहते तो हम इसको शॉर्ट में एक ही वीडियो में सब कुछ खत्म कर सकते थे, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि जब आप पढ़ें तो आप अपने आप को ठगा हुआ भी महसूस ना करें। आपके नोट्स ऐसे बने ताकि आप जब परीक्षा दें तो उनका कुछ आपको परिणाम भी मिले, आप लोग देखें तो आपको उसको प्रश्न मिलने भी चाहिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू उत्कर्ष साइंस यूट्यूब चैनल में। मौर्यकालीन हम बात कर रहे थे मौर्य काल की, तो मौर्यकालीन हमने इससे पहले बात किया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो था। मौर्य काल पे हमने 3 से 4 वीडियो बना चुका हूं। तो इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं तो मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था की बात करेंगे। इससे पहले मैंने विभागों वगैरह की चर्चा मैंने की थी। इस वीडियो में बात करेंगे अर्थव्यवस्था की बात करेंगे। अर्थव्यवस्था के बाद हम मुद्रा की बात करेंगे, उद्योग वगैरह पर आएंगे, तो इन सब की बात हम इस वीडियो में करेंगे। इसके बाद आने वाले वीडियो में बात करेंगे सामाजिक व्यवस्था के बारे में और अर्थशास्त्र के बारे में जिक्र करेंगे कि आखिर जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है उसमें कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। जो महत्वपूर्ण बातें होंगी उनका भी हम इसमें जिक्र करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा और ये वीडियो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सब चूंकि दरअसल ये पूरा फैक्ट बेस पे है ये, और हर फैक्ट पे एक एक क्वेश्चन बन सकता है। कोई भी कहीं पे भी उठा लीजिए, बलि उठा लीजिए, पार्श्व कर उठा लीजिए, ब्याज क्या था, उदक भाग क्या था, इन सब से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसलिए इसको आप लोग देखिए, ये मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था। आइए देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो देखेंगे मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था की जब हम बात करेंगे तो अर्थव्यवस्था जो थी वो कृषि, पशुपालन और वाणिज्य पर आधारित थी। कृषि, पशुपालन और वाणिज्य पर आधारित थी। और अर्थशास्त्र में इन तीनों को सम्मिलित रूप से वार्ता कहा गया है। क्या कहा गया है? वार्ता कहा गया है। किसको? कृषि, पशुपालन और वाणिज्य को क्या बोला गया? वार्ता कहा गया है। और इस काल में जब देखेंगे भूमियों का जिक्र किया गया, आखिर कौन कौन सी कैसी कैसी भूमियां थी, तो जिनमें से राजकीय भूमि को बोलते थे सीता। तो सीता कैसी थी? राजकीय भूमि थी। ब्रह्मादेय भूमि जो है उसको, ये ऐसी भूमि थी जो राज्य की ओर से ब्राह्मणों को दान दी जाने वाली कर मुक्त भूमि थी। इस पर कोई टैक्स वगैरह नहीं लगता था, उस भूमि को बोलते थे ब्रह्मादेय। और दूसरी है अदेव मातृक भूमि। अदेव मातृक मतलब बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली भूमि, मतलब ऐसी भूमि जहां बिना वर्षा के अच्छी खेती हो जाए उसको अदेव मातृक भूमि बोलते थे। तो बात आती है देव मातृक क्या है? ये तो अदेव है। तो देव मातृक वो भूमि थी जिसमें वर्षा, बिना वर्षा के अच्छी खेती नहीं हो सकती, अर्थात तो वर्षा से अच्छी खेती होती, जहां वर्षा होती है वहां अच्छी खेती होती, उसको बोलते थे देव मातृक। तो ये अदेव मातृक है। स्थल है जिसको बोलते हैं ऊंची भूमि। स्थल कैसी? ऊंची भूमि। जैसे बोलते हैं ऊंची, मान लीजिए कोई जगह पर होता है कि नॉर्मल जगह से थोड़ी सी ऊंची जो एरिया होता है उसको बोलते हैं ऊंची भूमि, उसको बोलते थे स्थल। स्थल कैसी थी? ऊंची भूमि। जहाँ गांव में तो उचवा है, निचला है, इस तरह के गांव में ऐसे शब्द प्रचलन में होते हैं, उसी तरीके से ये ऊंची भूमि थी, उसको स्थल बोलते थे। कृष्ट जो थी वो जुती हुई भूमि, जो खेत जुता हुआ रहता है उसको क्या बोलते हैं? स्थल बोलते हैं, कृष्ट बोलते हैं। कृष्ट कैसी थी? जुती हुई भूमि, तो जुता हुआ खेत। और जुते हुए खेत के साथ से कहाँ से मिले? कालीबंगा से मिले थे, सिंधु घाटी सभ्यता में मैंने बताया है। तो जुती हुई भूमि कहाँ से? कृष्ट। और आकृष्ट कैसी थी? बिना जुती हुई भूमि, उसको बोलते थे आकृष्ट। कृष्ट जुती हुई, आकृष्ट बिना जुती हुई। विविध जो है वो चरागाह भूमि थी। विविध कैसी भूमि थी? चरागाह भूमि थी। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, जिसमें ब्रह्मादेय तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सीता पूछा जाता है, राज की भूमि थी। और कभी कदार पूछ लिया जाएगा कृष्ट कैसी भूमि थी। अदेव मातृक भी कभी कभी आ जाता है, तो इनको याद रखिएगा। अदेव मातृक मैंने बताया, देव मातृक भी बताया है। तो
देवमातृक नहीं लिखा है, जहाँ पे वर्षा की सहायता से होने वाली कृषि जहाँ पर होती हो उसको हम बोलते थे देवमातृक। अब हम कुछ टैक्स वगैरह की बात करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, इनसे परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं कि आखिर मौर्य काल में कौन कौन से टैक्स थे। तो ये देखते हैं टैक्स कौन कौन से थे। टैक्स में देखेंगे एक था बलि। बलि एक धार्मिक कर था। बलि कैसा था? धार्मिक कर था। और भाग कैसा था? भू राजस्व कर था। ये भू राजस्व कर जो निजी भूमि होती थी उस पर लगाया जाता था, उसको बोलते थे भाग। ये कैसा था? भू राजस्व कर। हिरण्य जो था वो अनाज के बदले, मतलब अनाज के अलावा, मतलब अनाज नहीं लिया जाता, उसमें नगद लिया जाने वाला कर था। मतलब कि ये इसमें अनाज नहीं लेते थे, नगद जो लिया जाने वाला कर था उसको बोलते थे हिरण्य। गुल्म जो था वो सैन्य ठिकानों पर देय कर था, मतलब जो सैन्य ठिकाने वगैरह होंगे उस पर जो कर लगेगा उसको बोला गया गुल्म। प्रवेश जो था वो आयात कर था, और निष्क्रम में जो था वो निर्यात कर था। दोनों याद रखिएगा, प्रवेश और निष्क्रम में। वर्तनी पथ कर था, ये भी इंपॉर्टेंट है, पथ कर था। रोड टैक्स कौन था? तो वो वर्तनी था। पार्श्व कर क्या था? ये पार्श्व कर था कि जब कोई व्यापारी को व्यापार में अधिक लाभ हो तो उससे लिया जाने वाला टैक्स जो था वो क्या कहलाता था? वो पार्श्व कर कहलाता था। अर्थात व्यापार में अत्यधिक लाभ होने पर व्यापारियों से लिया जाता था, उस कर को बोलते थे पार्श्व कर। वरिका देय जो था वो आय कर था। क्या था? आय कर। वरिका देय क्या था? आय कर था। यह अमीर लोगों से लिया जाता था, जिनकी आय ज्यादा है उन पर इनकम टैक्स लगता था, तो क्या बोला गया? उनको आयकर बोला गया, उनको बोला गया वरिका देय। एक है उदक भाग। उदक भाग क्या था? सिंचाई कर था। उदक भाग क्या था? सिंचाई कर था। और ब्याज क्या था? ब्याज व्यापार कर था। व्यापार कर को क्या बोलते थे? ब्याज बोलते थे। और प्रणय क्या था? प्रणय आपातकालीन कर था। मान लीजिए कहीं से युद्ध हो गया हो, या कोई जैसे महामारी आ गई, या ऐसे कोई भी ऐसी कंडीशन बने, युद्ध वगैरह हो जाए, तो आपातकाल की स्थिति जब उत्पन्न होती थी तो उस टाइम पे जो टैक्स लगाया जाता था उसको बोला जाता था, उसको बोलते थे प्रणय। तो प्रणय कैसा था? आपातकालीन कर था। एक और कर है मूसिका कर। वैसे इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन याद रख लिए, मूसिका मतलब चूहा, मतलब कि ये मूसिका, इसी से आप जाने चूहे से प्लेग फैलता है। तो उसके ऊपर क्या होता है? पिस्सू होता है। पिस्सू में पार्सुरेला पेस्टिस नाम का वायरस होता है, जिसकी वजह, सॉरी बैक्टीरिया होता है, जिसकी वजह से होता है। तो प्लेग जो था, प्लेग फैलने पर लिया जाने वाले कर को बोला गया मूसिका कर। चूहे, चूंकि तब समय प्लेग वगैरह का तो नॉलेज था नहीं, ऐसा था कि चूहे से जो रोग फैले उससे जब टैक्स लगेगा उसको मूसिका कर बोला गया। तो आज के समय में उसकी तुलना प्लेग से की जाती है कि प्लेग कर था। याद रखिएगा, प्लेग फैलने पर लिया जाने वाला कर था। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे मुद्रा एवं उद्योग की। ये चूंकि ये पूरा टॉपिक फैक्ट बेस है, जितनी भी चीजें इनको आप नोट कर लेंगे तो आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। ये इतिहास की श्रृंखला का, प्राचीन इतिहास की श्रृंखला का लगभग 30वां वीडियो है। इसको आप नोट कीजिए, और जल्द से जल्द मैं उम्मीद करूंगा कि अप्रैल के अंत तक या उससे पहले हम कोशिश करेंगे कि प्राचीन इतिहास खत्म हो जाए। तो आप लोग इस श्रृंखला को जल्दी से जल्दी देखते रहिए, जिस तरीके से वीडियो आ रहे हैं, और जल्द से जल्द श्रृंखला खत्म हो जाएगी। क्योंकि अब जैसे ही मौर्य खत्म होगा हम तुरंत आ जाएंगे गुप्त काल के, मौर्योत्तर बताएंगे। मौर्योत्तर के बाद तुरंत फिर हम गुप्त काल पे आएंगे, फिर हम दक्षिण भारत पर आएंगे, और जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि इसको खत्म करें। मुद्रा एवं उद्योग की बात करेंगे तो लक्षणाध्यक्ष जो था वो मुद्रा एवं टकसाल विभाग का प्रमुख था। मुद्रा एवं टकसाल विभाग का प्रमुख लक्षणाध्यक्ष। रूप दर्शक जो था वो मुद्रा की शुद्धता का परीक्षण करने वाला अधिकारी था। मुद्रा की शुद्धता का परीक्षण करने वाला अधिकारी जो था वो रूप दर्शक कहलाता था। और मुद्रा की बात करेंगे तो सुवर्ण एवं निष्क जो थी वो सोने का सिक्का हुआ करता था, स्वर्ण मुद्रा थी। सुवर्ण एवं निष्क, करसारपण, पड़, रुपयापय, धरण चांदी के सिक्के थे, जिसमें करसारपण, पड़ और धरण ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रुपयापण, रुपया रूप पे याद रखिएगा। मासक और काकड़ी दोनों तांबे के सिक्के थे, जिसमें काकड़ी छोटा सिक्का होता था। काकड़ी कैसा था? छोटा सिक्का था, और मासक जो था वो बड़ा सिक्का था। तो मासक और काकड़ी तांबे के सिक्के थे। और इस काल में जब हम देखेंगे तो पड़ हो गया और रुपया रूप हो गया। पड़ और रुपये रूप में सांप, मयूर की आकृति वगैरह भी इनके ऊपर छपी हुई मिलती हैं, और इसलिए इनको बोला गया कि आहत सिक्के, पंच मार्क वाले, मतलब कि ऐसा लगा इनके ऊपर कोई चीज पंच की गई है, पंच मार्क, आहत सिक्के बोले गए। तो ये सबसे पुराने आहत सिक्के मौर्य काल में देखने को मिलते हैं। और कौन कौन थे? पड़ और रुपया रूप, सांप, मयूर आदि की आकृति, पेड़ वेड़ की आकृतियां वगैरह भी इस पे बनी रहती थी। उद्योगों की बात करेंगे तो सूती वस्त्र उद्योग प्रमुख था, और इनका प्रमुख जो होता था सूती वस्त्र उद्योग का, उसको बोला था सूत्राध्यक्ष। सूत्राध्यक्ष सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख था। सूती वस्त्र के और वस्त्र उद्योग के कई सारे केंद्र थे। जैसे बंगाल जो था वो मलमल के लिए प्रसिद्ध था। रेशम चीन से मंगाया जाता था।
क्षौम एक प्रकार से रेशमी वस्त्र था जो काशी में प्रसिद्ध था। तो क्षौम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। क्षौम पूछा था कौन सा वस्त्र था, तो रेशमी वस्त्र था क्षौम। और कंबल नेपाल से मंगाया जाता था। काशी, बंग और मालवा का क्षेत्र सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था। और दुकुल जो था वो श्वेत एवं चिकना वस्त्र बोलते थे, उसको बोलते थे दुकुल। तो याद रखिएगा ये क्षेत्र थे, इनको याद रखिएगा क्षेत्र और कुछ नाम वगैरह हैं। व्यापार की बात करेंगे तो समुद्री मार्गों का प्रमुख जो होता था वो सनाय पंथ कहलाता था। सनाय पंथ क्या था? समुद्री मार्गों का प्रमुख सनाय पंथ कहलाता था। और जो व्यापार होता था, भारत के कई सारे बंदरगाह थे जिनके जरिए व्यापार वगैरह होता था। व्यापार मिस्र से, सीरिया से आदि देशों से होता, रोमन वगैरह से, मतलब पूरी तरीके से यहाँ से व्यापार वगैरह हो रहा था। तो जैसे मिस्र से और सीरिया वगैरह से व्यापार हो रहा था। तो कौन कौन क्षेत्रों से होता था? तो इनमें कई सारे बंदरगाह थे। भागर कच्छ है, मैप बना दिया मैंने छोटा दक्षिण भारत का, जिनमें भागर कच्छ कहाँ है? गुजरात में, सोपारा महाराष्ट्र में है, और मुजरिस जो है वो केरल में है, ताम्रलिप्ति कोलकाता में है। इन सबको व्यापार को लेकर मिस्र का नरेश है या मिस्र का प्रमुख है, राजा है, जिसको बोलते हैं टालमी। टालमी ने अपने यहाँ मिस्र में भी लाल सागर के किनारे एक बंदरगाह बनाया जिसको बोला गया बर्निस बंदरगाह, जो व्यापार वगैरह उससे किया जाता था। तो पूछ लिया जाए बर्निस बंदरगाह कहाँ था, तो बर्निस बंदरगाह कहाँ पर था? मिस्र में था। और किस सागर के पास था? तो लाल सागर के पास में था। बताने की जरूरत है नहीं, आप लोग मैप वगैरह देखिएगा। उद्योग धंधों की संस्था वगैरह, जैसे कोई कंपनी वगैरह, संस्था वगैरह जो होती थी उसको श्रेणी कहा जाता था। श्रेणी, उद्योग धंधों की संस्थाओं को श्रेणी कहते थे। और सार्थवाह जो होता था व्यापारिक काफिले का प्रधान होता था। बहुत बार पूछा गया है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। सार्थवाह कौन होते थे? व्यापारिक काफिले का प्रधान होता था, जिसको बोलते थे सार्थवाह। तो ये रही इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बताई हैं, जिसमें से कई सारी इंपॉर्टेंट चीजें इसमें जब आगे आने वाली वीडियो में सामाजिक व्यवस्था की बात करेंगे, मेगास्थनीज की इंडिका की बात करेंगे, 7 जातियों का उसने जिक्र किया उसकी बात करेंगे। इसके बाद हम सामाजिक व्यवस्था वगैरह का जिक्र करेंगे। उसके बाद फिर हम आएंगे कि थोड़ा सा ये भी देखेंगे कि आखिर जो अर्थशास्त्र में क्या क्या बातें कही गई उनका हम जिक्र करेंगे। अर्थशास्त्र की बात करेंगे और जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी सबका जिक्र किया जाएगा। आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आपको इस वीडियो के लिंक वगैरह और कई सारे क्वेश्चन वगैरह में मैं कभी कभार पूछता रहता हूँ, तो आप लोग उसको जरूर ज्वाइन कीजिए। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मौर्य काल का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, जिसमें हम बात करने वाले हैं मौर्यकालीन समाज के बारे में। और हम अर्थशास्त्र से रिलेटेड कुछ फैक्ट भी देखेंगे कि आखिर जो अर्थशास्त्र पुस्तक है उससे रिलेटेड जो प्रमुख बातें होंगी उनको हम आपको बताएंगे। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसमें कई सारे जो आपको जिक्र मिलेगा और परीक्षाओं में इनसे प्रश्न पूछे जाते रहे उनका भी हम जिक्र आपसे करेंगे। तो आइए देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। और इस वीडियो के बाद हम देखेंगे कि मौर्य काल पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम तुरंत बात करेंगे मौर्योत्तर काल की, और वो काल होगा उसमें हम सबसे पहले बात करेंगे शुंग वंश की, फिर कर्ण वंश की, फिर सातवाहन वंश की। बिल्कुल सीरियल से चलेंगे और सब चीज़ों को साथ में देखते हुए चलेंगे। तो जो कह सकते हैं कि इसके बाद में जो काल आएगा वो होगा, काल क्या कहेंगे, जो उसके बाद में जो शासक या कहें जो वंश आएगा हम बात करेंगे शुंग वंश की। तो आइए देखते हैं, मौर्यकालीन समाज की बात करेंगे तो समाज में देखेंगे तो वर्ण व्यवस्था थी, अर्थात समाज जो था वो वर्णों में विभक्त था। 4 वर्ण उसी तरीके से, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। लेकिन इसमें बात ये कही गई कि इसमें शूद्रों को भी आर्य माना गया और उनको लिए भी शूद्र, आर्य शूद्र शब्द का जिक्र हमें मिलता है। किसमें देखेंगे तो अर्थशास्त्र में मिलता है। और इसमें यह भी बात कही गई है कि आर्यों को दास नहीं बनाया जा सकता है, अर्थात इसमें शूद्रों को भी दास नहीं बनाया जा सकता, ऐसी बात अर्थशास्त्र में कही गई। लेकिन इसमें एक बात कही गई, इसमें एक शब्द मिलता है म्लेच्छ। म्लेच्छ शब्द का जो जिक्र मिला है, इसमें आठविक जातियां बताई गई हैं, आठविक जनजातियां, अर्थात जो वनों में रहने वाली जातियों के लिए शब्द प्रयुक्त हुआ है, वो म्लेच्छ शब्द का प्रयुक्त इसमें हुआ है। और इनको समाज से थोड़ा बाहर समझा भी जाता रहा है। और ये जंगलों में रहती थी। और अशोक का जो 13वां शिलालेख है उसमें जिक्र किया गया है और इन आठविक जनजातियों को उसने चेतावनी भी जारी की, क्योंकि ये छुटपुट हमले वगैरह ये सब चीजें वगैरह ये सब करते रहते थे। तो ये जिक्र मिलेगा तो आपसे पूछा जाए कि मौर्यकालीन समाज में या अर्थशास्त्र में जो जिक्र म्लेच्छ मिलता है वो कौन है? वो वनों में रहने वाली जातियां हैं, याद रखिएगा। मेगास्थनीज द्वारा समाज का सब वर्गीकरण भी मिलता है। हमने बताया था कि मेगास्थनीज इस काल में आया था तो उसमें उसका जिक्र भी मिलता है। तो उसमें जो 7 जातियों का उसने जिक्र किया है, उसमें आइए हम देखते हैं कि जो 7 जातियां उसमें बताई गई हैं कौन कौन सी बताई गई हैं। तो सबसे पहले बात की गई है दार्शनिक की। दार्शनिक की बात की गई तो दार्शनिक को 2 भागों में विभाजित किया गया। दार्शनिक में 2 लोग थे, एक थे ब्राह्मण, दूसरे थे सारामेन। ब्राह्मण ब्राह्मण और सारामेन श्रमण थे। ये दोनों की अगर हम बात करेंगे तो ये जो
ब्राह्मण थे वो धार्मिक अनुष्ठान पुरोहित वगैरह ये सब बनते थे, और दूसरे जो थे वो आयुर्वेद में कुशल थे, वो थोड़ा जंगल वगैरह में थोड़ा बहुत रहते हुए थे। तो इनको बोला गया दार्शनिक। पूरे सप्त जो हम बात कर रहे हैं सप्तवर्गीय समाज की जो बात कर रहे हैं, इसमें दार्शनिकों को कुछ विशेषाधिकार थे। उनको अधिकार ऐसे थे कि वो एक यही ऐसे थे जो अपने वर्ग से बाहर विवाह कर सकते थे, और कोई अपने वर्ग के बाहर विवाह नहीं कर सकता था। सिर्फ दार्शनिक ही अपने वर्ग के बाहर विवाह कर सकते थे, और उनको अपना व्यवसाय बदलने की भी छूट थी। वो अपना व्यवसाय बदल सकते थे, लेकिन पहले लोग, बाकी लोग अपना व्यवसाय नहीं बदल सकते थे। इसमें दार्शनिक का और काम क्या था? दार्शनिक का काम था कि मौसम की भविष्यवाणी वगैरह करते थे। जैसे कहते हैं कि आज बारिश होगी, कल ऐसा रहेगा, परसों ऐसा रहेगा, या आने वाले समय में ये चीजें होंगी। लेकिन इनके ऊपर भी कई सारे प्रतिबंध लगे हुए थे कि मान लीजिए जैसे आपने भविष्यवाणी की कि 1 हफ्ते बाद बारिश होगी, बारिश नहीं हुई। दोबारा फिर भविष्यवाणी की, 1 हफ्ते बाद फिर बारिश होगी, या इतने दिनों बाद बारिश होगी। लगातार 3 बार भविष्यवाणी आपने की और तीनों बार गलत निकल गई, तो आपके ऊपर क्या किया जाता था? जुर्माना लगाया था। जुर्माना क्या था कि आप जीवन भर मौन रहेंगे, आपको बोलने का अधिकार नहीं है। अर्थात उनके जो लोग भविष्यवाणी करते थे उनके ऊपर प्रतिबंध भी लगाए जाते थे 3 बार गलत भविष्यवाणी करने पर। अगर जो उन्होंने मौसम की 3 बार, 1 बार करते थे तो उनकी कह सकते थे निंदा वगैरह की जाती थी, 2 बार में निंदा होती, तीसरी बार में प्रतिबंध लगा दिया जाता था कि आप जिंदगी भर मौन रहेंगे। ये बातें इसमें की गई। ये एक बार मैंने देखा है कि इसमें जिक्र मिलता है कि आखिर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मैगस्थनीज के सप्तवर्गीय समाज में किसको अपने वर्ग से बाहर विवाह करने की अनुमति थी, जिनमें कृषक, सैनिक, कारीगर, निरीक्षक, सभासद, दार्शनिक ये सब थे ऑप्शन में जैसे। तो उसमें से एक जो शब्द का जिक्र मिला वो दार्शनिक है। दार्शनिक अपने वर्ग से बाहर विवाह कर सकते थे। बाकी कृषक है, सैनिक है, कारीगर, शिल्पी और व्यापारी हैं, निरीक्षक है, सभासद है, पशुपालन या पशुपालक तथा शिकारी, इनको अहिर भी कहते थे। ये सब इतने 7 वर्गीय समाज विभाजित था। तो इनको याद रखिएगा, ये 7 वर्गीय समाज है। लेकिन इस सप्तवर्गीय समाज में कुछ खामियां भी नजर आती हैं। इन सप्तवर्गीय समाज में हम बात करेंगे तो इनमें देखेंगे तो कृषक, कारीगर और व्यापारी, कृषक, कारीगर और व्यापारी जो हैं, व्यापारी या शिल्पी जो हैं, ये सैनिक कर्तव्यों से मुक्त थे। इनको सैनिक कर्तव्य वगैरह इनको नहीं दिए गए थे, सैनिकों का काम ये नहीं कर सकते थे। वैसे होता नहीं कि जब आपातकाल की स्थिति बने तो सबको सैनिक सेवा देनी रहेगी, लेकिन ये जो थे ये सैनिक कर्तव्यों से मुक्त थे। लेकिन इस विभाजन में कुछ बातें निकल कर ये आती हैं कि जो ये विभाजन है ये सामाजिक विभाजन ना होकर के एक कह सकते हैं कैसा है, ये व्यावसायिक विभाजन है। क्योंकि कृषक का अपना काम है, सैनिक का अपना काम है, दार्शनिक का अपना काम है, और पशुपालन शिकारी का अलग काम है। ये समाज की कह सकते हैं कि जातियों का डिवीजन ना होकर के एक तरीके से व्यावसायिक डिवीजन था, जो मिस्र के जो सप्तवर्गीय समाज है या मिस्र का जो सप्तवर्गीय मॉडल है जो हेरोडोटस ने दिया था उस पर आधारित है। अर्थात इनसे पहले हेरोडोटस ने मिस्र के सप्तवर्गीय मॉडल दे रखा था, उस पर आधारित इसको बताया जाता है। और मैं बता दूं कि हेरोडोटस इतिहास का पिता बोलते थे, लेकिन इनका जो योगदान है इतिहास के साथ साथ भूगोल में भी समान योगदान है। इन्होंने ही मिस्र को नील नदी का वरदान शब्द का जिक्र इन्होंने किया था, और नील नदी का डेल्टा की खोज भी इन्होंने ही की थी। तो मिस्र में देखेंगे तो सप्तवर्गीय मॉडल पर आधारित ये मैगस्थनीज का ये सप्तवर्गीय समाज का इन्होंने डिवीजन किया है। इस काल में विवाह की बात करेंगे तो लड़के की उम्र 16 वर्ष, लड़की की 12 वर्ष उम्र डिसाइड की गई है। तलाक की व्यवस्था थी। तलाक की व्यवस्था की बात करेंगे तो तलाक होने के बाद में शब्द को बोला गया कि मोक्ष कहा गया है। अर्थात याद रखिएगा, तलाक के लिए मोक्ष की बात की गई है, तो इसको याद रखिएगा। और अब बात आती है कि इस काल में पर्दा प्रथा थी कि नहीं थी, तो उसके लिए भी उसमें जिक्र मिलता है कि स्त्रियों के लिए असूर्य पश्या अर्थात सूर्य को न देखने वाली ये शब्द का जिक्र मिला है, और अनिष्कासनी शब्द का जिक्र मिला है। अनिष्कासनी का मतलब है जो घर के बाहर ना निकले, उसको अनिष्कासनी शब्द का जिक्र मिला है। तो इनसे शब्दों को जिक्र से, असूर्य पश्या और अनिष्कासनी शब्द के जिक्र से लगता है कि उस काल में पर्दा प्रथा का प्रचलन था। वैसे इस काल में जो आए विदेशी यात्री उन्होंने इसका जिक्र नहीं किया है, कि पर्दा प्रथा वगैरह का जिक्र नहीं किया। तो ये हो गई बातें, तो इनको याद रखिएगा। इसमें विवाह विच्छेद को लेकर भी कई सारे नियम वगैरह बताए गए हैं कि पुरुष विदेश में रहता है तब कितने वर्ष पढ़ाई करने के लिए गया है तो 10 से 12 वर्ष की प्रतीक्षा कीजिए। आपके रहने की या खाने पीने की व्यवस्था या जीवन यापन की व्यवस्था करके गया है तो 2 वर्ष की प्रतीक्षा कीजिए। ऐसी बातें कहेंगे, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए उसका जिक्र हम इसमें कर नहीं रहे हैं। आइए देखेंगे और मनोरंजन की बात करेंगे तो मनोरंजन में जब हम देखते हैं तो कई सारे जिक्र मिलता है। मनोरंजन के कई साधन थे, उनके लिए अलग अलग शब्दों का जिक्र मिला है, जिनमें एक शब्द मिलता है वाट। वाट का जिक्र जो किया गया है वो प्राणी उद्यान के लिए किया गया है,
जो चिड़ियाघर वगैरह होते हैं उनके लिए वाट शब्द का जिक्र किया गया। सौभिक जो था वो मदारी था, कुहक जो था वो जादूगर था, प्लवक जो थे वो रस्सी पर नाचने वाले लोग हुआ करते थे, उनका जिक्र मिला है। प्लवक, कुहक, सौभिक, वाट, इन सब का जिक्र मिलता है, इनको याद रखिएगा। आइए बात करते हैं अर्थशास्त्र की। अर्थशास्त्र जो पुस्तक है ये राजनीतिक शास्त्र की पुस्तक है, याद रखिएगा। इसमें इसकी रचना चाणक्य, विष्णुगुप्त, इनका जन्म कहते हैं तक्षशिला में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तक्षशिला में हुआ था, याद रखिएगा। जन्म कहाँ? तक्षशिला में। और इस पुस्तक की और उनके अन्य नाम भी बात कर लें। चाणक्य, विष्णुगुप्त के अन्य नाम मिलते हैं जिनमें वात्यायन का मिलता है, द्विजर्भस मिलता है, कई सारे नामों का जिक्र इसमें मिलता है। जैसे देखिए वात्यायन, द्विजर्भस, कुटल, भारत का मैकियावेली, ये सब नाम का जिक्र मिलता है। और जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, इसकी तुलना मैकियावेली की पुस्तक द प्रिंस से की जाती है, याद रखिएगा। जो मैकियावेली की पुस्तक द प्रिंस है उसकी तुलना अर्थशास्त्र से की जाती है, इसको याद रखिएगा। और अर्थशास्त्र जो है वो, इसकी भाषा जो है वो संस्कृत है, गद्य और पद दोनों में लिखी गई है। इसका शुरुआत में इसको देखें तो ओम चिन्ह से इसकी शुरुआत होती है और इसमें 6000 श्लोक हैं, 15 अधिकरण हैं, 180 प्रकरणों का जिक्र किया गया। उसी का एक्सटेंशन के लिए पैराग्राफ वगैरह होते हैं, उसी तरीके से में अधिकरण 15 इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट जो है वो 3 है। शुरुआत हम 3 का जिक्र करेंगे। पहले अधिकरण में राजस्व प्रशासन की बात की गई है, दूसरे में नागरिक प्रशासन की बात की गई है, तीसरे में धर्मस्थी न्यायालय, चौथे में कंटक शोधन की। तो वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन छठा इंपॉर्टेंट है। छठे अधिकरण में बात की गई है सप्तांग सिद्धांत की। सप्तांग सिद्धांत की बात इसमें की गई है, तो याद रखिएगा सप्तांग सिद्धांत किस अधिकरण में है? तो छठे अधिकरण में सप्तांग सिद्धांत की बात की गई। इससे पहले मैंने सप्तांग सिद्धांत की बात मैं कर चुका हूं, तो इसको आप लोग पढ़िएगा। जो मैंने इस पर पहले वीडियो बनाई थी मौर्य प्रशासन में, उसमें मैंने उसका जिक्र किया था सप्तांग सिद्धांत के बारे में। तो ये रही बातें जो मुख्य रूप से जो मैंने आपको बताई हैं, यही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। बाकी परीक्षाओं में कुछ खास प्रश्न आते नहीं हैं, जितने आते हैं लगभग प्रश्न मैंने आपको, अगर जो आप इसका नोट्स बना रहे होंगे मौर्य प्रशासन का आपने, और उसके बाद में जो मैंने बताया सामाजिक व्यवस्था का, और उससे पहले का जो मैंने बिंदुसार हो गया, या मैंने बात करूं तो अशोक का जो आपने वीडियो बनाया, वीडियो के जो नोट्स वगैरह बनाए हैं, तो उसके अगर जो आपने नोट्स को जो आप देखेंगे तो आपको लगभग चीज़ें आपको मिल जाएंगी। लेकिन हाँ, मैं फिर भी कहता हूँ हो सकता है 1-2 फैक्ट छूट गए हों, तो आप लोग जो भी चैप्टर लिखा कीजिए उसके नीचे एक आधा पेज या 1 पेज छोड़ दिया कीजिए, आपको नए फैक्ट जो मिले उनको वहीं पर नोट कर लिया कीजिए, ताकि आपको कहीं और नोट करना पड़े, उसके नीचे रहेगा तो आपको आसानी होगी पढ़ने में भी। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो मेरा होगा वो बात करेंगे शुंग वंश की, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।